हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पर मैं आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्लास के ऊपर आ रहा हूँ। नैतिक विकास तमाम जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है, चाहे वो रीट में हो, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे वो यूपी टेट में हो, चाहे एमपी टेट में हो, और चाहे सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, जहाँ पर भी विद्यार्थी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, वह नैतिक विकास के कुछ सिद्धांतों पर जरूर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर विशेष रूप से हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। जब बात मॉरल डेवलपमेंट की आती है, जब बात नैतिक विकास की आती है, तो आप यहाँ पर जिन चेहरों को इस बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, आपको ध्यान हो बीच में जो चेहरा है महोदय कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग के पास में इस साइड पर आप देख रहे हैं महोदय जीन पियाजे है, और इधर मैडम कैरोल गिल्लिगन है। आपको जानकारी हो, मैं इन तीनों के सिद्धांतों पर नैतिक विकास की इस कड़ी के अंदर बात करने वाला हूं। वैसे नैतिक विकास के सिद्धांत जब आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको जानकारी हो कोहलबर्ग का आता है। वो कोहलबर्ग कहते हैं जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर भी आए जहां पर उनकी डेथ सुसाइड के कारण हो जाती है। महोदय कोहलबर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं, वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और जिंदगी के लगभग 20 साल उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को स्थापित करने में लगा दिए। विद्यार्थियों, बीच में जिस शख्सियत को आप देख पा रहे हैं, ये शख्सियत महोदय कोहलबर्ग है। और कोहलबर्ग जिनके नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम विशेष रूप से करने वाले हैं। लेकिन कोहलबर्ग और कोहलबर्ग के पूर्ववर्ती और कोहलबर्ग की पश्चवर्ती, कोहलबर्ग के पूर्ववर्ती जीन पियाजे, हालांकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो तो आता ही है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा भी हम करेंगे। और कोहलबर्ग के पश्चवर्ती जिन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना में अपना जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये है मैडम कैरोल गिल्लिगन। आपको जानकारी हो, 3 शख्सियतों की चर्चा यहां पर विशेष रूप से मैं कर रहा हूं। एक जीन पियाजे महोदय है, एक कोहलबर्ग महोदय है, और एक मैडम कैरोल गिल्लिगन है। कहते हैं जीन पियाजे जो कोहलबर्ग के पूर्ववर्ती है, और मैडम कैरोल गिल्लिगन जो कोहलबर्ग की पश्चवर्ती है। परंतु हम सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के कारण सबसे पहले नैतिक विकास के अंदर कोहलबर्ग के सिद्धांत की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। ये शख्सियत जिसको आप यहां पर देख पा रहे हैं मध्य के अंदर, ये महोदय कोहलबर्ग है। और ये कोहलबर्ग महोदय जिनके सिद्धांत की मैं चर्चा यहां पर कर रहा हूं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, विद्यार्थियों कोहलबर्ग के संदर्भ में कहते हैं कि उन्होंने 20 साल अपनी जिंदगी के लगभग नैतिक विकास के सिद्धांत को स्थापित करने में और उसे आगे बढ़ाने में लगा दिए। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जब मैं चर्चा करता हूं, आपको जानकारी हो, कोहलबर्ग जिन्होंने लगभग 11 कहानियों का चयन किया, लघु कथाओं का चयन किया, उन 11 कहानियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां थी, और उन छोटी छोटी कहानियों के अंदर कहते हैं कि उनकी एक कथा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई, और वो लोकप्रिय कथा थी हिंज की लघु कथा। आपको ध्यान हो, जिसको हिंज डिलीमा भी कहते हैं, हिंज द्विविधा भी कहते हैं। हिंज की लघु कथा कह दो, हिंज डिलीमा कह दो, हिंज द्विविधा कह दो। इसके माध्यम से, वैसे तो कुल कहते हैं लगभग 11 कहानियां, हो सकता है इससे ज्यादा भी रही हो, मगर इन लघु कहानियों का चयन उन्होंने किया। और इन लघु कहानियों का सामना कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के सामने, और विशेष रूप से 10 से लेकर और 16 साल के बच्चों के सामने ये कहानियां रखी उन्होंने, कहानियों से उनका सामना करवाया बच्चों का, और कहानी रखकर उन बच्चों की नैतिक सोच को टटोलने का प्रयास महोदय कोहलबर्ग ने किया।
आपको जानकारी हो कोहलबर्ग महोदय के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कोहलबर्ग महोदय के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 10 से लेकर और 16 साल की उम्र के जो बच्चे थे, विशेष रूप से ध्यान देना, विशेष रूप से 10 से 16 साल की उम्र के बच्चे, और आपको ध्यान हो नैतिक तर्कणा की दृष्टि से ये उम्र कोहलबर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण मानी है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों में नैतिक तर्कणा की दृष्टि से इस उम्र को वेरी इंपॉर्टेंट एज माना है, 10 से 16 साल की उम्र के बच्चे। और इन उम्र के जो बच्चे थे, 10 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे थे, इन बच्चों का सामना कई लघु कथाओं से करवाया, और जिसके अंदर एक लघु कथा थी हिंज की लघु कथा। अब आपको जानकारी हो हिंज की लघु कथा और बाकी दूसरी लघु कथाओं के माध्यम से 10 से 16 साल के बच्चों के सामने अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार तरीकों का प्रयोग किया, अलग अलग प्रकार से उन बच्चों की सोच को टटोलने का प्रयास किया, और फिर उन्होंने कोहलबर्ग महोदय ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में, और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्था यानी टोटल 6 अवस्थाओं के अंदर अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विभाजित किया। मिस्टर कोहलबर्ग ने जब हिंज जैसी कई लघु कथाओं का सामना बच्चों से करवाकर और साक्षात्कार तरीकों से बच्चों से उन कहानियों के ऊपर उनकी नैतिक सोच को टटोलने का प्रयास किया, तो उन्होंने बाद में फिर जो निष्कर्ष निकाले, उस निष्कर्ष के तहत नैतिक विकास के अपने सिद्धांत को कुल 3 स्तरों में विभाजित किया, और उन्होंने ये माना कि प्रत्येक स्तर के अंदर कितनी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं उन्होंने रखी। और इस तरीके से टोटल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो टोटल मिलाकर कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया? 6 अवस्थाओं का जिक्र किया। लेकिन मैं इन 6 अवस्थाओं पर आऊं उससे पहले हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में होगा कि यार ये हिंज नाम का व्यक्ति जो है, इसकी क्या कहानी है। देखो, बहुत ज्यादा डेप्थ में हमको रटने की और इसकी कहानी में गहराई में जाने की, और हर अवस्था में बच्चों ने हिंस के बारे में क्या जवाब दिए होंगे, जवाब जानने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ी सी बात मैं हिंस के बारे में बता दूं, क्योंकि हमें परीक्षा के ओरिएंटेड सामग्री को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंज, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि जिस शहर में कोहलबर्ग रहते थे, अब देखो उन्होंने एक डिलीमा का प्रयोग किया, एक द्विधा का प्रयोग किया, एक लघु कथा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि एक महिला जो कैंसर की मरीज थी, और उस महिला का कैंसर का जो मरीज थी उसका इलाज कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। कैंसर का इलाज उस महिला को कहीं पर भी मिल नहीं रहा था, और उस महिला का पति था जिसका नाम था हिंज कह दीजिए, हाइनस कह दीजिए, वो हिंज कह दो, या कई किताबों में इसके लिए हाइनस भी लिखा हुआ मिलेगा। ये हाइनस नाम का आदमी या हिंज नाम का आदमी जो उस महिला का पति था, उसने इलाज को टटोलने का प्रयास किया। कहते हैं कि उस शहर में, जिस शहर में वो महिला रहती थी, कैंसर की पेशेंट रहती थी, उस शहर के अंदर एक औषध विक्रेता था जिसने एक औषध बनाया था, और ऐसा कहा गया कि उस औषध से हिंज की पत्नी का इलाज हो सकता था। वो एक प्रकार का औषध, एक प्रकार का रेडियम था, और जिसके माध्यम से उस महिला का इलाज हो सकता था, उसके कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता था। हिंज ने इधर उधर कोशिश की, उस औषध विक्रेता के पास गया, औषध विक्रेता से दवाई मांगी। औषध विक्रेता ने कहा कि इस दवाई की लागत, अब जितनी लागत उसकी ओरिजिनल थी उससे 10 गुना लागत उसने बता दी। जैसे $200 की दवाई थी तो उसने कहा कि इसके $2000 लगेंगे। हिंज ने औषध विक्रेता से भी अपील की कि भाई दवाई दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे मेरी पत्नी की जान बचानी है। औषध विक्रेता ने कहा दवाई देने को मैं तैयार हूं, लेकिन $2000 लूंगा, 10 गुना रेट। अब हिंज के सामने एक विपदा, एक प्रकार का द्वंद्व, क्या करे, एक प्रकार का द्वंद्व आ गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर उसने अपने करीबियों से, अपने मिलने वालों से भी संपर्क किया कि कोई धन उधार दे दे तो मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए वो $2000 की दवाई भी खरीद पाऊं। खूब कोशिश की, लेकिन जैसे मान लो $200 के $2000, तो $1000 तक इकट्ठे कर लिए। तो उसने उस औषध विक्रेता को कहा कि एक काम करो, आपको 50% पैसा अभी दे देता हूं,
मेरी पत्नी की जान बच जाएगी, भविष्य में जब पैसा आएगा 50% मैं आपको थोड़े समय बाद और दे दूंगा। लेकिन औषध विक्रेता ने कहा यह दवाई का काम है, ये कोई माड़न की ओढ़ी थोड़ी है, ये दवाई एडवांस पेमेंट लगेगा, इसका एडवांस पेमेंट लूंगा। $2000 का है तो $2000 ही लूंगा। अब $200 की दवा के वो $2000 मांग रहा है और उसमें भी वो $1000 पर देने को तैयार नहीं। और तब हिंस को भी कहते हैं अंदर अंदर गुस्सा आया होगा। और तब दूसरी रात को क्या किया, हिंस औषध विक्रेता के दुकान का जो चैम्बर था, उसका कैबिन था, उसको तोड़कर उस दुकान के अंदर घुस गया और दुकान को घुसकर और उसने दवाई को चुरा लिया। अब ये एक लघु कथा है, ये एक डिलीमा है। और आपको जानकारी हो, अब जब 10 से 16 साल के बच्चों के सामने और महोदय कोहलबर्ग ने इस लघु कथा का सामना उनको करवाया कि अब बताओ हिंस को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या हिंस ने चोरी की सही की, क्या हिंस ने चोरी की गलत की। अब बच्चों के क्या जवाब होते हैं। 10 से 16 साल के बच्चे विशेष रूप से टारगेट ग्रुप में रहे। कम उम्र और ज्यादा उम्र के बच्चों से भी तर्क किया जा सकता था, लेकिन 10 से 16 साल की उम्र के बच्चों को उन्होंने विशेष रूप से कहा कि नैतिक तर्कना की उम्र है। और यहां पर उन्होंने स्पेशली बच्चों के सामने ऐसे क्वेश्चंस किए। अब वो बच्चों के क्या जवाब आते हैं। देखिए, अलग अलग उम्र में नैतिकता के मापदंड अलग होते हैं। छोटा बच्चा होगा, 10 साल से भी छोटा बच्चा है, तब तक वो बच्चा ये कह सकता है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि चोरी करता तो जेल चला जाता। लेकिन थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है तो वो ये कह सकता है कि भाई जान बचाएगा पत्नी का तो लोग तारीफ करेंगे, भाई पत्नी की जान के लिए, मानवता के लिए उसने चोरी की तो बुरा कोई नहीं कहेगा। ये भी कोई आदमी कह सकता है। 10 से 13 साल की एज में ये भी चीज दिखाई दे सकती है। और बहुत आगे अगर मान लो 17-18 साल का बच्चा है, किशोर है, तो उसके दिमाग में यह विचार भी आ सकता है कि हिंज ने जो किया, उसने अंतर्मन की आवाज सुनी, उसको पत्नी की जान बचानी थी, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसने ऐसा किया, इसलिए वो सही है। कहने का मतलब यह है। और मान लो 16-17 साल का बच्चा हिंस के विपक्ष में भी तर्क दे सकता है कि भाई उसके विवेक ने कैसे अलाउ किया, उसका विवेक जरूर, उसके अंदर विवेक के अंदर हीनता की भावना आई होगी, उसको अंदर ही अंदर ये लगा होगा कि ये मेरे ईमानदारी के विपरीत है। मतलब अलग अलग उम्र में अलग अलग विचार हिंस की लघु कथा के बारे में आए होंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य यहां पर हिंस की कथा आपको रटना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है कि हिंज जिसकी पत्नी कैंसर की पेशेंट थी और हिंज ने दवाई को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन दवाई नहीं मिली तो उसने औषध विक्रेता की दुकान को दरवाजे को तोड़कर वहां पे चोरी कर ली। ये एक लघु कथा है और ये लघु कथा कोहलबर्ग ने, आपको जानकारी हो, 10 से लेकर और 16 साल के बच्चों के सामने, विशेष रूप से उनके सामने ये कहानी रखी। और कहानी जब उनके सामने रखी तो उनकी नैतिक तर्कना को टटोलने का प्रयास किया कि बच्चे पक्ष में क्या जवाब देते, विपक्ष में क्या जवाब देते। और इस आधार पर आपको जानकारी हो, जब 20 साल तक कोहलबर्ग ने, और ये हिंस केवल एक एग्जाम्पल है कहानी का, ऐसी 11 कहानियां, लगभग 11 कहानियां, हो सकता है ज्यादा भी रही हो, लेकिन ऐसी 11 कहानियों का उल्लेख तो हमें मिलता ही है जो कहानियां बच्चों के सामने रखी गई। और उन कहानियों में बच्चों के विचार, बच्चों की सोच, बच्चों के उत्तर विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार के तरीकों से टटोलने के बाद महोदय कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि नैतिक विकास के कुल 3 स्तर है और प्रत्येक स्तर के अंदर कुल कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं। और टोटल मिलाकर कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 6 अवस्थाएं हो जाएगी। विद्यार्थियों, मैं आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत की और ज्यादा गहराई के अंदर यहां पर ले जा रहा हूं, जरा ध्यान दें। कोहलबर्ग के सिद्धांत की और ज्यादा गहराई के अंदर मैं आपको ले जा रहा हूं। और कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। देखो, कहानियों के आधार पर फिर जो निष्कर्ष निकाले, वही निष्कर्ष फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बन गया। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत बना, इस नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर कुल मिलाकर कितने स्तर बन गए? 3 स्तर बन गए। कितने स्तर बन गए? कुल 3 स्तर बन गए। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 स्तर नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर, कोहलबर्ग की थ्योरी के अंदर जो 3 स्तर बने,
उन 3 स्तर में सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लेते हैं, आपको जानकारी हो, महोदय कोलबर्ग जिन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत बेसिकली दिया था 1969 के अंदर, लेकिन 1969 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और 1981 और 1984 के अंदर उन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन भी किए। 1981 और 1984 के अंदर कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में अमेंडमेंट भी किया। तो कुल मिला के कोहलबर्ग की थ्योरी 1969 में पहली बार आई, फिर 1981 में उन्होंने अपनी थ्योरी को अमेंडमेंट किया, फिर 1984 में उन्होंने अपनी थ्योरी को दोबारा अमेंडमेंट किया। विद्यार्थियों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली स्टेज है जिसको मैं कह रहा हूं प्री कन्वेंशनल। ध्यान देना, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत। आपको जानकारी हो, प्री कन्वेंशनल कह दीजिए, पूर्व परंपरागत कह दीजिए, प्राक परंपरागत कह दीजिए, किसी भी तरीके से इसको हम लोग जो है वो बोल सकते हैं। आपको जानकारी हो, हम इसको कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, प्राक परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, कुल मिला के नैतिक जो सिद्धांत है आपको जानकारी हो, इसको पूर्व परंपरागत कह दो, इसको पूर्व रूढ़िगत कह दो, इसको प्राक रूढ़िगत कह दो। कुल मिला के आपको जानकारी हो, यह नैतिक विकास के सिद्धांत का पहला स्तर है। और यह स्तर कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें बेसिकली ये स्तर 4 साल से लेकर और 10 साल के बीच। अब कुछ किताबें 4 की जगह 3 साल से भी कह सकती है, 3 या 4 साल से लेकर और 10 साल तक यह स्टेज आमतौर पर दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बात और कह दूं, कोहलबर्ग महोदय की थ्योरी के अंदर 4 से 10 साल के बीच प्री कन्वेंशनल है। इसका मतलब यह नहीं कि 10 साल होने के बाद प्री कन्वेंशनल से बच्चा अगले स्टेज पर कन्वेंशनल पर जाएगा ही। उन्होंने कुल मिला के प्रत्येक स्तर में 2 अवस्था यानी 6 स्तर बताए। और कोहलबर्ग ये मानते हैं कि एक स्तर को, एक अवस्था को पार करके ही दूसरी अवस्था आएगी, दूसरे को पार करके ही तीसरी अवस्था आएगी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के किसी एक अवस्था में रहने की उम्र निश्चित नहीं है और पोस्ट कन्वेंशनल या जो हाईएस्ट लेवल होगा वहां तक तो 25% लोग भी नहीं पहुंच पाते। यह बात महोदय कोहलबर्ग कहते हैं। कोहलबर्ग ने इन अवस्थाओं के विकास के लिए जरूर एज ग्रुप बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 4 से 10 साल है तो 10 साल के बाद अगला स्टेज आएगा ही। कोई बच्चा हो सकता है 15-17 तक भी इस स्टेज में बना रहेगा, लेकिन सामान्यतः 4 से 10 साल तक यह प्री कन्वेंशनल स्टेज दिखाई देता है। सेकेंड स्टेज जो आता है कन्वेंशनल स्टेज, ध्यान देना, कन्वेंशनल स्टेज कह दीजिए, जिसको परंपरागत स्तर कह सकते हैं, जिसको रूढ़िगत स्तर कह सकते हैं। आपको जानकारी हो, परंपरागत स्तर कह दीजिए, रूढ़िगत स्तर कह दीजिए, कन्वेंशनल स्तर कह दीजिए। और यह स्तर आमतौर पर दिखाई देता है 10 साल से लेकर और 13 साल के बीच। यह अवस्था हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 13 साल होते ही कन्वेंशनल खत्म हो जाएगा और पोस्ट कन्वेंशनल शुरू होना ही होना है। 10 से 13 एक सामान्य एज ग्रुप है जिसमें कन्वेंशनल प्रकार की नैतिक तर्कना आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रम रहेगा, क्रम तो निश्चित रहेगा। ये 6 अवस्थाएं अपने क्रम में रहेगी। एक अवस्था को पार किए बिना दूसरी अवस्था नहीं आएगी, लेकिन अवस्था की फिक्स उम्र हर बच्चे में समान हो यह जरूरी नहीं है। कई किशोर 20, 25, 30 साल तक भी पोस्ट कन्वेंशनल जैसी नैतिकता आ ही नहीं पाती। कई ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो युवा क्या कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन उनके अंदर उत्तर रूढ़िगत जैसे मामले या खुद के आधार पर, खुद के विवेक के आधार पर निर्णय बनाने जैसी क्षमताएं या उसके वैसी नैतिकताएं कभी विकसित ही नहीं हो पाती। वो भी हो सकता है। यह बात महोदय कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताई है। विद्यार्थियों, कन्वेंशनल स्टेज है और तीसरी जो उन्होंने बात करी वो कहा पोस्ट कन्वेंशनल। आपको जानकारी हो, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तीसरा स्तरीय पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको मैं उत्तर रूढ़िगत कह सकता हूं, जिसको आपको जानकारी हो, जिसको मैं उत्तर रूढ़िगत कह दूं, जिसको उत्तर परंपरागत भी कह सकता हूं। उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत अवस्था, सॉरी उत्तर रूढ़िगत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। कुल मिला के कितने स्तर हो गए?
कुल मिला के 3 स्तर हो गए और प्रत्येक स्तर में कितनी कितनी अवस्थाएं है? 2-2 अवस्थाएं है। लेकिन मैं उन अवस्थाओं का जिक्र करूं उससे पहले इन तीनों स्तरों की बेसिक बात करूंगा, उसके बाद मैं इनके प्रत्येक के 2-2 भागों में चलूंगा, यानी 6 अवस्थाओं का जिक्र करूंगा। दिमाग में बिठा लीजिएगा एक बार कि कोहलबर्ग महोदय ने, आपको जानकारी हो, कोहलबर्ग महोदय ने हिंज जैसी लगभग 11 लघु कथा या 11 डिलीमा, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन 11 लघु कथाओं का उल्लेख तो हमें मिलता ही है। उन कथाओं के माध्यम से अलग अलग उम्र के बच्चों से उनकी नैतिक सोच को टटोलने का प्रयास किया। स्पेशली 10 से 16 साल के बच्चों के सामने उन्होंने इस प्रकार की कथाओं के सामना करवाया, सवाल रखे, अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार तरीकों का प्रयोग किया और फिर अपने 20 साल के रिसर्च के बाद नैतिक विकास के एक सिद्धांत को प्रस्तुत करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा कि नैतिक विकास के अंदर 3 स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर में कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। तो टोटल मिलाकर अवस्थाएं कितनी हो जाएगी? 6। प्री कन्वेंशनल स्टेज या प्राक रूढ़िगत स्तर जो 4 साल से लेकर और 10 साल के बीच की है। कन्वेंशनल स्तर 10 से 13 साल की है और 13 साल के बाद में हमारे को यह स्टेज दिखाई दे सकती है जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्तर कह सकते हैं। 13 के बाद और कह सकता हूं 13 से 18 19 तक भी कह दो। लेकिन एक बात यहां पर जो महत्वपूर्ण है और जो मैं बार बार कह रहा हूं और फिर बता रहा हूं, ये अवस्थाएं जो प्रत्येक स्तर के अंदर कितनी अवस्थाएं? 2-2 अवस्थाएं, कुल 6 अवस्थाएं। 6 अवस्थाएं होगी क्रमबद्ध, मतलब एक अवस्था को पार किए बिना दूसरी अवस्था नहीं आएगी। क्रमबद्ध होगी लेकिन उम्र निश्चित नहीं है। सामान्यतः जो एज ग्रुप है वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सर्वोच्च नैतिकता तक, तो 25% लोग होते हैं वही पहुंच पाते हैं, 75% लोग ऐसे होते हैं जो सर्वोच्च नैतिकता के स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये बात कोहलबर्ग ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोहलबर्ग कहते हैं कि 25% लोग ही मुश्किल से, आपको ध्यान हो, वो सबसे लास्ट वाली जो सर्वोच्च नैतिकता की स्थिति है वहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी वाले केवल 25% लोग ही सर्वोच्च नैतिकता तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब यह है कि अवस्थाएं जरूर क्रमबद्ध होगी, एक अवस्था को पार किए बिना दूसरी अवस्था नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि सभी आदमी 6 अवस्थाओं से गुजरे, ये जरूरी नहीं है। कोई 4 अवस्था तक ही आ जाएगा, कोई 5 अवस्था तक आएगा, कोई 6ठी अवस्था में भी जाएगा। तो कहने का मतलब हर आदमी इन 6 अवस्थाओं से गुजरे ये आवश्यक भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। ये महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देनी है। लेकिन अगर मैं इन 3 स्टेज की बात विशेष रूप से करूं, प्री कन्वेंशनल की बात करूं, कन्वेंशनल की बात करूं और पोस्ट कन्वेंशनल की बात करूं, तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, यानी कि पूर्व परंपरागत स्टेज जो होती है, इसके अंदर हमारी नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानक तय करते हैं। हमारे खुद के इंटरनल स्टैंडर्ड्स नहीं होते, हमारे सही और गलत क्या है, हमारी खुद की सोच नहीं होती कि ये सही है या ये गलत है। दूसरे लोगों के मानक हमारी नैतिक तर्कना को निर्धारित करते हैं। यानी आपको जानकारी हो, मैं 6 अवस्थाओं पे आऊं उससे पहले प्रत्येक स्टेज की एक कॉमन बात भी बताना चाह रहा हूं। पहली स्टेज ऐसी होती है जहां नैतिक तर्कना, जहां पर नैतिक तर्कना, जो हम नैतिक तर्क कहते हैं, वो नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। मतलब समाज के अंदर जो लोग हैं उनकी वो क्या मानते हैं उसी को हम नैतिक मान लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई चीज चुराता हूं, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, इसका मतलब मेरे पिताजी के मानक नहीं है चोरी करना, इसलिए उस दंड के भय से मैं चोरी नहीं करूं। तो आपको जानकारी हो, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से तय होती है। पहली अवस्था जो होती है ना, मैं अभी 6 स्टेज में आऊंगा तब इसको और डिटेल से आगे बात कर रहा हूं, लेकिन नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से तय होती है। दूसरे लोगों के मानक क्या है उससे नैतिक तर्कना जो है वो तय होती है। आपको ध्यान हो, खुद के आंतरिकृत मानकों से सही या गलत का फैसला नहीं करते। हमारे खुद के जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स है, आपको जानकारी हो, हमारे खुद के जो आंतरिकृत मानक है, हमने जो जिनको इंटरनलाइज किया है, खुद के आंतरिकृत मानकों से सही या गलत का डिसीजन नहीं होता। आपको जानकारी हो,
खुद के आंतरिकृत मानकों के आधार पर सही या गलत का निर्णय नहीं होता। इसका मतलब जो पहली स्टेज रहेगी विद्यार्थियों, पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज है, और इस प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिक तर्कणा का मतलब क्या है? दूसरे लोगों के मानक, उनके स्टैंडर्ड्स के आधार पे हम नैतिक तर्कणा का निर्धारण करते हैं। खुद के सही या गलत के आंतरिकृत मानकों के आधार पर नैतिक तर्कणा का निर्धारण नहीं करते। आपको जानकारी हो, यानी दूसरे लोग क्या चाहते हैं, उनके मानक क्या है, उसके आधार पे। लेकिन कन्वेंशनल स्टेज की जो नैतिक तर्कणा होगी, इसमें हम क्या करते हैं? नैतिकता से संबंधित जो समूह या परिवेश ने जो नियम बना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब देखो, पहले में दूसरे के मानकों से सही गलत का फैसला कर रहे हैं, दूसरी स्टेज में दूसरे के मानकों को हम आंतरिकृत कर रहे हैं। पहले में तो दूसरे के जो मानक है उसी के आधार पर सही या गलत का फैसला किया, उनको हमने इंटरनलाइज किया ही नहीं है। उनके जो मानक है, उन्होंने हमें पुरस्कार दिया, हमने समझा ये सही है, उन्होंने हमें दंड दिया, हमने समझा ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब अभी हमने अपने मानक तो बनाए ही नहीं, पहली स्टेज में दूसरे के मानकों के आधार पर ही सही गलत का फैसला हो रहा है। इस स्टेज में हम दूसरे के मानकों को, समाज के मानकों को अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहे हैं कि भाई समाज हमें जिस चीज का अनुमोदन करता है, हम ये मान लेते कि ये चीज सही है। समाज ने कोई नियम बनाया, हम ये मान लेते कि समाज इसको सही मानता है। मान लो जैसे आम समाज में चोरी करना अपराध है, हम मान लेते चोरी नहीं करनी चाहिए। कंजर समाज का कोई आदमी है, उसको पता है कि कंजरों में चोरी करना बुरी बात नहीं है, तो कंजर ये मानेगा कि चोरी करना कोई गलत चीज है ही नहीं। तो कहने का मतलब, जहां हम समाज के मानकों को आंतरिकृत करने का प्रयास करते हैं। और तीसरी स्टेज जो आएगी ना, पोस्ट कन्वेंशनल, वहां हमारे खुद के अंगीकृत किए गए नैतिक मूल्य होते हैं, जहां हम सामाजिक नियमों को भी चुनौती देकर खुद के नियम बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो कन्वेंशनल स्तर में क्या करते हैं? कन्वेंशनल स्तर में दूसरे के मानकों को खुद आंतरिकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे के मानकों को, आपको जानकारी हो, दूसरे के मानकों को आंतरिकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, आंतरिकृत करने का प्रयास हो रहा है। दूसरे के मानकों को आंतरिकृत करने का हम प्रयास यहां पर करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे के मानकों को आंतरिकृत, इंटरनलाइज करने का प्रयास यहां पर हम कर रहे हैं। और यहां हम समूह के नियम, परिवेश के नियमों को अपना रहे हैं, मतलब समूह या परिवेश के जो नियम हैं उसी को अपना रहे हैं। यहां देखो, दोनों में फर्क क्या है? यहां दूसरे के मानक, उसके आधार पर सही गलत का फैसला किया, और दूसरे के मानक क्या, ये कैसे पता चला? ये पुरस्कार से, दंड से, इस आधार पर पता चला। अगर किसी चीज का पुरस्कार मिल रहा है मतलब दूसरे के मानक फेवर में है, किसी चीज का दंड मिल रहा है मतलब दूसरे के मानक फेवर में नहीं है, तो उसके आधार पर हमने नैतिक तर्कणा निर्धारित की। यहां पुरस्कार और दंड की बात नहीं है, लेकिन यहां पर समूह परिवेश के नियमों को हम अपना रहे हैं, उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं। क्यों? जैसे हमने कोई काम किया, पुरस्कार या दंड भले ही मिलो या नहीं मिलो, लेकिन हमारी तारीफ हो गई, तारीफ हो गई तो हमें पता है कि समाज का नियम ये चीज फेवर करता है। तो कहने का मतलब, समूह या परिवेश के नियम को हम यहां पर अपनाने का प्रयास करेंगे। समूह या परिवेश के नियम को अपनाना, यह महत्वपूर्ण बात सेकंड स्टेज के अंदर आती है, जिसको मैं कह रहा हूं कन्वेंशनल स्तर, यानी कि परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। और तीसरी स्टेज है उत्तर कन्वेंशनल। यहां ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य होते हैं, खुद जो स्वीकार किए गए। समाज के नियम भले ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज का यहां पे क्या था, जो समाज का नियम है मैं भी उसी को मानूंगा, लेकिन यहां मैं अपने विवेक से फैसला करूंगा कि समाज का नियम सही है या गलत है। अगर समाज का नियम सही है तो मैं फॉलो कर लूंगा, नहीं सही है तो मैं उसको बदलने की कोशिश भी कर लूंगा। यानी आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का समर्थन तीसरे स्टेज में होगा। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का समर्थन तीसरे स्टेज में होगा। और तीसरे स्टेज के अंदर हम खुद के नियम, खुद की धारणाएं और खुद के मूल्य बनाएंगे। ध्यान देना, तीसरी स्टेज के अंदर व्यक्ति क्या करता है? स्वयं के मूल्य, स्वयं के नियम, स्वयं की धारणाएं, वो हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से हम नैतिकता के सर्वोच्च स्तर पर जाने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो कुल मिला के देखो, 6 अवस्थाओं पे आऊं उससे पहले 3 स्टेज दिमाग में बिठा लो। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। एज ग्रुप 4 से 10 साल, 10 से 13 साल, 13 साल के बाद किशोरावस्था। लेकिन उम्र फिक्स है नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था जो प्रत्येक में 2-2 अवस्था है, 2 अवस्था इसमें है, 2 अवस्था इसमें है, 2 अवस्था इसमें। अवस्थाओं का क्रम फिक्स है, क्रम फिक्स है।
एक अवस्था को पार करके पार किए बिना दूसरी अवस्था पर नहीं जाएंगे, लेकिन किसी एक अवस्था में कितनी उम्र रहेंगे यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति एक ही अवस्था के अंदर लंबे अंतराल तक बैठा रहे, और हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी उम्र से पार होते हुए और जल्दी जो है वो जो एज ग्रुप बताए उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट कन्वेंशनल तक पहुंच जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और 25% लोग ही छठी स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये बात महोदय कोहलबर्ग ने मानी है अपने सिद्धांत के अंदर। तो कुल मिला के दिमाग में ये रखना है कि कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या होगा, इसमें दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर हमारी नैतिक तर्कणा निर्धारित होती है। नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से तय होती है। हमारे खुद के इंटरनलाइज मानक, इंटरनलाइज स्टैंडर्ड की कोई मतलब नहीं है। हम क्या सही मानते और क्या गलत मानते उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर वैल्यू यह है कि हमारे को कोई चीज का पुरस्कार मिल रहा है कि कोई चीज का दंड मिल रहा है, कोई चीज पर हमें क्या भौतिक परिणाम मिल रहा है। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं तो यहां नैतिक तर्कणा का निर्धारण पहली स्टेज में क्या करेंगे, भौतिक परिणाम करेंगे। मैं ये कह सकता हूं, देखो परीक्षा के अंदर कई एग्जाम्पल भी आते हैं और मैं आने वाली क्विज में सवालों के माध्यम से भी इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। नैतिक तर्कणा का निर्धारण पहली स्टेज में भौतिक परिणाम करेंगे कि आपको पुरस्कार मिल रहा है, आपको दंड मिल रहा है, आपको क्या चीज मिल रही है। नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानक, क्योंकि देखो पुरस्कार और दंड ये क्या, ये दूसरे लोगों के मानकों के आधार पे। मैं मान लो चाहता हूं कि स्टूडेंट ने बढ़िया उत्तर दिया, ये बढ़िया उत्तर देना चाहिए तो मैं इनाम देता हूं। इसका मतलब मेरा मानक ये कि बच्चा मेहनत करे। तो दूसरे लोगों के मानक, खुद के मानक यहां पर काम नहीं कर रहे, और खुद के आंतरिकृत मानकों के आधार पर सही गलत का निर्णय नहीं हो रहा है। कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत या रूढ़िगत स्तर जो 10 से 13 साल के बीच की स्टेज है, इसमें दूसरे लोगों के मानकों को आंतरिकृत करने का प्रयास है, इंटरनलाइज करने का प्रयास है। दूसरे लोगों के मानकों को आंतरिकृत करने का प्रयास यहां पर हो रहा है। आपको ध्यान हो, यहां पर दूसरे लोगों के मानकों से नैतिक तर्कणा को निर्धारित कर रहे थे, मगर यहां पर दूसरे के मानकों को खुद के अंदर आंतरिकृत कर रहे हैं, खुद के अंदर अपना रहे हैं, और हम समूह और परिवेश के नियमों को यहां पर एडॉप्ट कर रहे हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी उत्तर रूढ़िगत स्तर में हम आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्यों को महत्व देते हैं, खुद के मूल्य और खुद की धारणाओं को बनाने का प्रयास भी यहां पर हम कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान रखनी है। लेकिन अब प्रत्येक के अंदर कितनी कितनी स्टेज आएगी, दो स्टेज आएगी, और जिसको मैं एक एक करके यहां पर चर्चा कर रहा हूं। आपको जानकारी हो, सबसे पहले उदाहरण के तौर पर प्राक रूढ़िगत अवस्था की बात मैं करता हूं। मैं प्राक रूढ़िगत की बात करूं, मैं पूर्व परंपरागत की बात करूं, एक ही बात है, चाहे पूर्व कहिए चाहे प्राक कहिए। परंपरागत और रूढ़िगत से पहले की स्टेज है, और इसको अंग्रेजी के अंदर कह सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। और कोहलबर्ग महोदय ने इसके लिए 4 से लेकर और 10 साल के एज ग्रुप को माना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई स्टेज किस अवस्था के अंदर किस उम्र में उतना ही रहेगा यह आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है दूसरी एक ही स्टेज के अंदर लंबे समय बैठा रहे, यह भी संभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महोदय कोहलबर्ग कह रहे हैं। आपको जानकारी हो, 4 से 10 साल की बात जब मैं करता हूं, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िगत, प्राक परंपरागत की बात करता हूं, तो इसको महोदय कोहलबर्ग ने 2 भागों के अंदर बांट दिया। इसको महोदय कोहलबर्ग ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इस सिद्धांत को महोदय कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांट दिया। अब महोदय कोहलबर्ग ने 2 भागों में किस तरीके से बांटा, जरा उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। महोदय कोहलबर्ग ने कहा कि प्राक रूढ़िगत स्टेज जो है, पूर्व परंपरागत जो स्टेज है, इसको आप 2 भागों के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 भाग कौन से होंगे, आपको जानकारी हो, सबसे पहला भाग होगा जिसको उन्होंने कहा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा भाग जिसको उन्होंने कहा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंदर आपको जानकारी हो, सबसे पहले जो पूर्व परंपरागत की पहली अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के कितनी अवस्था है, 6, प्रत्येक में 2 अवस्थाएं। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आएगी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। सबसे पहला अवस्था उन्होंने कहा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। ध्यान दीजिएगा, ओबे ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता।
दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता सबसे पहली अवस्था उन्होंने बताई इसके अंदर। और दूसरी अवस्था जो पूर्व परंपरागत के अंदर, पूर्व रूढ़िगत के अंदर उन्होंने बताई, वो थी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ध्यान दे, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ये महोदय कोलबर्ग ने सेकंड स्टेज बताई। जरा ध्यान देना, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता ये मिस्टर कोहलबर्ग ने सेकंड स्टेज बताई। अब सबसे पहले दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता और दूसरी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, जरा इसको समझने का प्रयास भी आप लोग जो है वो करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको जानकारी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूंगा कि दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति शुरुआत के अंदर उन कार्यों को नैतिक मानता है जिस पर उसे दंड नहीं मिले, यानी दंड से दूर रहने की जो अभिप्रेरणा होती है वो यहां पर प्रबल होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी किराने की दुकान पर जाता है और किराने की दुकान पर जाता है और चॉकलेट चुराता है और पिताजी ने डांट दिया, तो अगली बार जब भी चोरी का भाव आएगा ना, उससे पहले उसके दिमाग में क्या आता है कि पिताजी डांटेंगे, मतलब वो दंड से दूर रहना चाहता है। स्कूल के अंदर 5-6 साल का बच्चा जब पड़ोसी बच्चे की ज्योमेट्री उसको अच्छी लगती है, वो चोरी करना चाहता है, लेकिन दिमाग में आता है दंड मिलेगा। तो शुरुआती स्टेज पर बच्चा उन कार्यों को नैतिक मानता है जिससे उसको दंड नहीं मिले। और दूसरा, बच्चा आज्ञा का पालन करना चाहेगा। आज्ञा का पालन करना मतलब जैसे शिक्षक ने कह दिया कि आवाज नहीं करनी है। अब शिक्षक ने कह दिया आवाज नहीं करनी है, बच्चा क्या करता है, मुंह पे अंगुली रखा देता है। अब मुंह पे अंगुली क्यों रखता है बच्चा, शिक्षक ने कह दिया आवाज नहीं करनी है, बच्चे ने कहा चुप। इसका मतलब उसको डर क्या है कि शिक्षक अभी डांट देगा, तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चा चुप रहा। शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चे ने गृह कार्य किया। शिक्षक घर में पिताजी की डांट से बचने के लिए बच्चा चोरी नहीं कर रहा है। पिताजी की डांट से बचने के लिए बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो कहने का मतलब बच्चा शुरुआत में दंड से दूर रहना चाहता है और आज्ञा का पालन भी क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि उसे दंड ना मिले। उस बच्चे को पता है कि जो आदमी उससे रेपुटेबल है, प्रतिष्ठित है, बड़ा है, जैसे आपको ध्यान हो घर में माता पिता है, घर में कोई बड़ा रिश्तेदार आया, घर में कोई रिश्तेदार, प्रतिष्ठित रिश्तेदार कह दो, या उसकी उम्र से बड़ा कोई रिश्तेदार, चाचा चाची ताऊ ताई आए, या कोई शिक्षक वगैरह है, या फिर पिताजी के मित्र मतलब अंकल वगैरह कोई आए, तो ऐसे लोगों की आज्ञा का पालन उसको करना है। क्यों? क्योंकि आज्ञा का पालन करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। यह भाव बच्चे में नैतिक तर्कणा का होता है। ये किसने कहा? कोहलबर्ग ने कहा। कोहलबर्ग ने कहा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो पहली अवस्था होती है वो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता होती है, जहां बच्चा दंड से दूर रहना चाहता है। अब अगर हिंज की डिलीमा का एग्जांपल लो, देखो हर जगह मैं 6 अवस्थाओं में हिंज की डिलीमा बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हिंज की डिलीमा को अगर यहां पे लिया जाए तो इस एज ग्रुप के बच्चे के सामने जब आप हिंज की डिलीमा को रखोगे तो जवाब क्या होगा कि हिंज को औसत, अब हिंज ने औसत चुराई, जो हिंज के पक्ष में अपनी नैतिक तर्कणा रखेंगे वो तो ये कहेंगे कि हिंज अगर चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, वो उसके लिए दंड होता, तो चोरी उसको करनी जरूरी है ताकि उसकी पत्नी नहीं मरे, क्योंकि पत्नी मरेगी तो उसको कठिनाई होगी मतलब उसको जिंदगी में परेशानियां होगी तो ये परेशानियां उसके लिए क्या पनिशमेंट है। उसको घर में रोटी खुद बनानी पड़ेगी, उसको बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, उसको झाड़ू पोछा खुद करना पड़ेगा, ये उसके लिए दंड है। तो ऐसा दंड नहीं मिले इसलिए उसने चोरी की। लेकिन जो हिंज की चोरी के विरोध में अपना तर्क रखेंगे इस उम्र के बच्चे, वो कहेंगे कि हिंज ने चोरी की, चोरी करने से तो हिंज जेल चला जाएगा, मतलब वहां पर भी दंड का भाव है, तो चोरी उसको नहीं करनी चाहिए। देखो इस उम्र का बच्चा ये नहीं कहेगा कि चोरी करना पाप है, ये कहेगा कि चोरी करने से तो उसको जेल हो सकती है, चोरी नहीं करनी थी उसको। तो यानी हिंज की डिलीमा में जब इस उम्र वर्ग का बच्चा या ये भाव जिसके अंदर डेवलप हुआ है वो जब जवाब देगा हिंज की डिलीमा पर, तो ये कहेगा कि हिंज की चोरी के पक्ष में जो लोग हैं वो कह देंगे कि हिंज ने चोरी की है, ठीक ही किया, नहीं तो उसकी पत्नी मर जाती, उसके लिए दंड होता। और जो हिंज के विरोध में वो ये कहेंगे,
कोई बच्चा हिंज के विपक्ष में भी तर्क दे सकता है कि हिंज ने चोरी की, इससे तो हिंज जेल चला जाएगा, ये भी हो सकता है। देखो मैं हर जगह हिंज की डिलीमा का एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन समझाने के लिए कि पहली स्टेज के अंदर ये बात यहां पर सामने आई। दूसरी स्टेज ध्यान दें, दूसरी स्टेज है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यहां पर विशेष रूप से पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल है। ध्यान दें, यहां पर जो अभिप्रेरणा प्रबल है वो कौन सी है? पुरस्कार पाने की। पुरस्कार पाने की जो अभिप्रेरणा है यहां पर, वो इस स्टेज के अंदर प्रबल है। सेकंड स्टेज जो आपको प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत ही जो सेकंड स्टेज है, साधनात्मक सापेक्षवादी स्टेज, इसमें क्या होता है? बच्चा वो कार्य करेगा जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, वो परस्पर सहयोग भी कर लेगा अगर उसकी आवश्यकता पूरी हो। छल आधारित नैतिकता, मतलब धोखा देकर भी मेरी आवश्यकता पूरी हो सकती है। जैसे झूठ बोलकर भी मुझे चॉकलेट मिल सकता है। जैसे पापा ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले चॉकलेट खाया होगा ना, ना आज मैंने मम्मी चॉकलेट दे रही होगी, नहीं मैं थे चॉकलेट दे रहा हूं। मतलब छोटा मोटा छल करके भी, क्योंकि उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो उसकी नैतिकता इसमें ही है कि उसको चॉकलेट मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान देना, बच्चा वो कार्य करेगा, वो कार्य उसके लिए नैतिक है जिससे उसको कुछ न कुछ फायदा हो। वे कार्य नैतिक है जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो, जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो। ध्यान देना, वे कार्य नैतिक मानेगा बच्चा जिससे उसकी आवश्यकता क्या हो? पूरी हो। यानी इस उम्र में बच्चा स्वयं की रुचि को महत्व देगा कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। मतलब खाने पीने के हिसाब से चीज, या जिसमें उसकी रुचि है, जिस खिलौने में, स्वयं की रुचि को महत्व देगा बच्चा, खुद की रुचि को महत्व देगा। और आपको ध्यान हो, इस स्टेज के अंदर पारस्परिक सहयोग, बच्चा दूसरे की मदद कर सकता है अगर उसको इनाम मिलेगा। जैसे घर में मम्मी ने कह दिया कि बेटा मेरा काम में हाथ बटा, तेरे को खिलौना ला कर दूंगी, तो बच्चा मम्मी के काम में हाथ भी बटाएगा। और छल आधारित नैतिकता, अगर उसको इनाम मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत झूठ बोलने में भी क्या जाता है, ये चीज उसके दिमाग के अंदर रहती है। छल आधारित नैतिकता भी उसके दिमाग के अंदर रहती है। ये सेकंड स्टेज होती है जहां पर बच्चा परस्पर सहयोग भी पुरस्कार के लिए कर लेगा, छल आधारित नैतिकता भी पुरस्कार के लिए, क्योंकि बोल दिया कि मम्मी मन चॉकलेट दे रही हो, पापा ने कहा कि भाई बेटा आज तो आइसक्रीम नहीं खानी, सर्दी हो जाएगी। पापा मैं 2 दिन आइसक्रीम खाई को ऐठा हूं, सुबह मम्मी भी दे रही थी, लेकिन मैं 2 दिन आइसक्रीम खाई को ना, मैं आइसक्रीम दे रहा हूं। तो बच्चा इस प्रकार की कार्यों को भी अनैतिक नहीं मानेगा, क्योंकि इससे उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है। तो कहने का मतलब, और मैं ये कह सकता हूं कि साधनात्मक सापेक्षवादी की स्टेज होती है ना, बच्चे को खुद की खुशी से मतलब होता है। यानी कुल मिला के ये आत्म केंद्रितता वाली अवस्था है, जब बच्चे का प्रेम खुद से है, बच्चे की रुचि खुद में है, बच्चे को खुद की जरूरतें पूरी करनी है, और खुद की पूरी हो जाए ना, तो फिर दूसरे की जरूरतें भी पूरी कर सकते। वे कार्य नैतिक है जिससे उसकी आवश्यकता पूरी, और पहले उसकी और उसके बाद उसके जो भाई बहन छोटे या दूसरे बच्चे, उनकी आवश्यकताएं अगर पूरी होती है, तो ऐसे कार्यों को भी बच्चा नैतिक मान सकता है। आपको ध्यान हो, यह सेकंड स्टेज होता है जिसके अंदर पुरस्कार। कुल मिला के आपने देखा, मैंने प्री कन्वेंशनल स्टेज का जिक्र जब शुरू में किया तो मैंने क्या कहा था? नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से तय होती है, और दूसरे लोगों के मानक कैसे पता चलेगा कि क्या है? यह पता चलता है हमारे कार्यों के भौतिक परिणामों से। और भौतिक परिणाम का मतलब क्या हो सकता है? दंड हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है। भौतिक परिणाम का मतलब दंड और पुरस्कार हो सकता है। आपको ध्यान हो, भौतिक परिणाम दंड और पुरस्कार हो सकता है। अब इसमें 2 अवस्था है, पहले बच्चा दंड से दूर रहना चाहेगा, और दूसरी अवस्था में बच्चा पुरस्कार पाना चाहेगा। देखो इनाम मिले या नहीं मिले, पहले तो अपनी कोशिश है कि दंड नहीं मिलना चाहिए, पछे पे निश्चित हुआ कि हमें दंड को नहीं मिले, पछे पे चाहूंगा कि हमें पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आराम से याद रहेगा, सबसे पहले दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, दंड से दूर रहना, आज्ञा का पालन इसलिए करना ताकि दंड न मिले। माता पिता रिश्तेदार और शिक्षकों की आज्ञा का पालन बच्चा इसलिए करता है ताकि उसको दंड नहीं मिले। सेकंड स्टेज है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, जिसमें पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है,
बच्चा उन कार्यों को नैतिक मानता है जिससे उनकी आवश्यकता, बच्चे की आवश्यकता पूरी और खुद की आवश्यकता पूरी हो जाए तो फिर दूसरे की या जो उसका भाई बहन है उसकी आवश्यकता भी पूरी हो। बच्चा खुद की रुचि को महत्व देगा, परस्पर सहयोग भी कर लेगा जिससे उसको क्या मिले, पुरस्कार मिले। और छल आधारित नैतिकता, यानी कि बच्चा थोड़ा बहुत छल करके भी पुरस्कार पाना चाहेगा। और आत्म केंद्रितता मतलब खुद की आवश्यकताओं को महत्व, खुद की रुचियों को महत्व, तो इसका मतलब बच्चा खुद पर ही केंद्रित होता है इस सेकंड स्टेज के अंदर। तो यहां पर एक चीज जो मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, नैतिकता किसके आधार पर तय होती है प्री कन्वेंशनल के अंदर? भौतिक परिणामों के आधार पे, पुरस्कार और दंड के आधार पे। सबसे पहले दंड से दूर रहना और दूसरी अवस्था के अंदर पुरस्कार पाना, ठीक है। और नैतिक तर्कणा का निर्धारण दूसरों के मानक करते, क्योंकि दूसरों के मानक ही तो हमें भौतिक परिणाम प्रदान कर रहे हैं। तो नैतिक तर्कणा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? दूसरों के मानकों से हो रहा है। हमारे खुद के आंतरिकृत मानकों के आधार पर हम सही और गलत का फैसला नहीं करते हैं। क्लियर? क्लियर? अब आ रहा हूं सेकंड स्टेज के अंदर। आपको ध्यान हो, जब मैं सेकंड स्टेज की बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर सेकंड स्टेज के संदर्भ में भी करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो, कॉलबर की थ्योरी जो है ना, थोड़ी सी डिटेल्ड भी है लेकिन अच्छे से याद भी होनी चाहिए। सेकंड स्टेज है जिसको हम कहते हैं परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था। परंपरागत अवस्था कह दीजिए, रूढ़िगत अवस्था कह दीजिए। परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत अवस्था, ये विशेष रूप से इसका जो एज ग्रुप है वो 10 से लेके और 13 साल। लेकिन फिर कह रहा हूं, हर बच्चा इस अवस्था में ये रहे और अगली अवस्था 13 क्रॉस होते ही अगली स्टेज में जाए, ये जरूरी भी नहीं है। इसको अंग्रेजी के अंदर कह सकते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज। इसको हम क्या कह सकते हैं? कन्वेंशनल स्टेज। इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। आपको ध्यान हो, सबसे पहले जो पहली और दूसरी अवस्था तो हो गई, अब मैं नंबर सीधा तीसरा लगाऊं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है जिसको मैं कह रहा हूं प्रशंसा की अवस्था कह दो, गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था कह दो, अच्छा लड़का सुशील लड़की, वो अवस्था कह दो। ध्यान दे, तीसरी स्टेज है जिसको मैं प्रशंसा की अवस्था कह सकता हूं, प्रशंसा की अवस्था। तीसरी स्टेज है जिसको मैं गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, आपको जानकारी हो, गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था भी मैं इसको कह सकता हूं। तीसरी अवस्था प्रशंसा की अवस्था है जिसको मैं गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था भी कह सकता हूं। और साथ में जो चौथी अवस्था आएगी वो भी कन्वेंशनल का भाग होगा, जिसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। आपको ध्यान हो, सबसे पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छा लड़का सुशील लड़की, ये स्टेज है, ये अवस्था है, अच्छा लड़का सुशील लड़की, ये अवस्था। अब इस अवस्था के अंदर क्या है, जब बच्चा, देखो तीसरी स्टेज में आने से पहले बच्चे को पहली और दूसरी अवस्था को पार करके फिर ही आना पड़ेगा तीसरी अवस्था में। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसने 13 साल की उम्र, 10 साल की उम्र पार कर ली और वो तीसरी स्टेज में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पहली और दूसरी स्टेज बच्चा 14-15 साल तक पार नहीं कर पाए, लेकिन जब भी वो दूसरी स्टेज को पार करेगा तब भी वो तीसरी स्टेज पर आएगा।
प्रशंसा की अवस्था गुड बॉय नाइस गर्ल। विशेष रूप से जो एज ग्रुप माना कोहलबर्ग ने, वो माना 10 से लेके 13 साल का एज ग्रुप। स्पेशली इस उम्र में बालक ये समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वो है जो दूसरों को खुशी दे, अच्छा व्यवहार वो है जिसका दूसरे अनुमोदन करे, अच्छा व्यवहार वो है जो दूसरे को बढ़िया लगे। यानी दूसरों के प्रति कुल मिला के मैं कहूंगा दूसरों को सम्मान देना और खुद सम्मान पाना, दूसरों को खुश करना और खुद उनका अनुमोदन पाना, ये स्टेज होती है। क्योंकि देखिए मैंने कन्वेंशनल में एक बात कही थी, पहली स्टेज में हमारा नैतिक तर्कना दूसरे के मानक तय कर रहे थे, और इस स्टेज में हम दूसरे के मानकों को आंतरिकृत कर रहे हैं, हम दूसरे के मानकों को धीरे धीरे अपना रहे हैं। और तीसरे में तो खुद के ही मूल्य आ जाएंगे धीरे धीरे। दूसरे के मानकों को आंतरिकृत करने का प्रयास, ये सेकंड स्टेज के अंदर होगा। पहली स्टेज में तो दूसरे के मानकों को हमने आंतरिकृत किया नहीं, उनके मानक ही हमारी नैतिक तर्कना का आधार थे, पुरस्कार या दंड। लेकिन दूसरे स्टेज में दूसरे के मानकों को आंतरिकृत करने का हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकारी हो यहां पे इस अवस्था में, प्रशंसा की अवस्था में बालक ये समझने लगता है, बालक ये समझने लगता है कि वो कार्य अच्छा है जो दूसरे को खुशी प्रदान करे। बालक यह समझने लगता है, बालक यह समझने लगता है कि अच्छा कार्य वह है, अच्छा कार्य वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे, दूसरों को खुशी प्रदान करे। अच्छा कार्य वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे, दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे। देखो हिंस की डिलीमा का प्रयोग करोगे ना, तो हिंस की चोरी के पक्ष में रखने वाले ये कह सकते हैं कि हिंज ने अच्छा काम किया, क्यों? क्योंकि इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये तर्क होगा, पत्नी ठीक हो जाएगी मतलब पत्नी को खुशी मिलेगी, और पत्नी को खुशी मिलेगी इसलिए उसका कार्य नैतिक है। लेकिन विपक्ष में तर्क देने वाले कह सकते हैं कि इससे औषध विक्रेता को दुख होगा, क्योंकि उसकी चीज चोरी हुई ना, उसको नुकसान हुआ, तो उसको दुख हुआ इसलिए गलत है। तो कहने का मतलब पक्ष और विपक्ष इस आधार पर तय होंगे। बालक यह समझने लगता है कि अच्छा कार्य वह है जो दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करे, यानी दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करेगा, प्रदान होगी, तो इसका मतलब दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन हमें मिलेगा। वही हमारी नैतिक तर्कना का आधार है। हमने कोई काम किया और उस काम पर अगर दूसरों की स्वीकृति मिल जाए, दूसरों का अनुमोदन मिल जाए, तो वही हमारी नैतिक तर्कना का निर्धारण करेगा कि हमारे लिए वो कार्य नैतिक है जिसको दूसरे लोग कहे कि वाह 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 बढ़िया किया, वो कार्य हमारे लिए नैतिक है। और दूसरा आदमी कहे एड़ो काम कियो, वो कार्य हमारे लिए अनैतिक है। मतलब दूसरे का अनुमोदन या निर्नुमोदन, मतलब अप्रूवल और डिसअप्रूवल। एक आदमी हमारे काम पे कहता है कि वाह 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 बहुत बढ़िया काम किया, हमें भौतिक परिणाम तो नहीं मिला, पुरस्कार और दंड तो नहीं मिला, वो तो पहली स्टेज का, तो वो तो गया। सेकंड स्टेज में तारीफ हो गई, प्रशंसा हो गई, दूसरों ने हमारे काम का अनुमोदन कर लिया और हमने समझा बढ़िया काम किया, और दूसरों ने कहा एट एड़ो काम कियो, इसका मतलब हमें लगा कि हमारे काम का डिसअप्रूवल है, इसका मतलब वो काम सही नहीं है। तो दूसरों के प्रति आपको ध्यान हो, इस अवस्था में दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन जरूरी है। और आपको ध्यान हो, दूसरों का सम्मान करना और दूसरों से सम्मान पाना, यह हमारी नैतिकता का मापदंड है। दूसरों का सम्मान करना और दूसरों से सम्मान पाना, ये हमारी नैतिकता का यहां पर मापदंड होगा। दूसरों का सम्मान करो और दूसरों से सम्मान पाओ, इसका मतलब दूसरों का सम्मान करोगे और दूसरे कहेंगे कि वाह वाह बढ़िया किया, इसका मतलब उन्होंने हमारे कार्य का क्या किया, अनुमोदन किया। देखो दूसरे हमारे अनुमोदन, जैसे घर में कोई मेहमान आए, छोटा बच्चा उनके सामने पानी का लोटा लेकर जाता है पानी पिलाने के लिए, अंकल जी क्या कहते हैं, वाह बेटा बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो मतलब गुड बॉय हो। घर की लड़की 12-13 साल की बच्ची, मेहमान आया,
माँ घर में नहीं है, पिताजी बैठे हैं, बच्ची जाती है, उसको समझ जाती है कि मेहमान आए, माँ है नहीं, वो रसोई में जाती है, चाय बनाकर ले आती है। मेहमान भी क्या कहता है, नाइस गर्ल, सुशील लड़की है, अच्छी लड़की है। इसका मतलब उसके कार्य का अनुमोदन हुआ और बच्ची समझती है कि ये कार्य मेरे लिए क्या है, नैतिक है, ये मॉरल है। सामने कोई मेहमान आया, चाय पिलानी चाहिए, ये मॉरल काम है, मेरे लिए नैतिक काम है। ये चीज अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। तो बालक ये समझने लगता है कि अच्छा कार्य वह है जो दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करे, दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन से हमारी नैतिक तर्कणा का निर्धारण होगा, और दूसरों का सम्मान करो और दूसरों से सम्मान पाओ। अच्छा काम करे, लोग तारीफ करें। लोग जब तारीफ करेंगे इसका मतलब हम अच्छे लड़के के रूप में हैं। लोग तारीफ करेंगे लड़की की, इसका मतलब लड़की भी अच्छी है, सुशील है। तो कहने का मतलब जब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की धारणा जन्म लेती है, इसका मतलब हम इस स्टेज में अपने कार्य को, हम उस कार्य को नैतिक मानेंगे जिसके आधार पर लोग कहेंगे ये लड़का अच्छा है। वो लड़की, कोई लड़की इस आधार पर कार्य को नैतिक मानेंगे जिस आधार पर लोग कहेंगे ये लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है जिन कार्यों के लिए कहेंगे वो कार्य नैतिक है, और लड़की बुरी है जिन कार्यों के लिए कहेंगे वो कार्य अनैतिक है। ये अवस्था इस स्टेज के अंदर आ जाती है। लेकिन जब तीसरी अवस्था को पार करते हैं तो एक चौथी अवस्था आती है, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान करते। हम ये मानते हैं कि समाज के बनाए हुए नियम, व्यवस्था, कानून, धारणाएं, यही हमारी नैतिकता का आधार है। समाज ने कानून बनाया कि चोरी नहीं करनी है, इसका मतलब अगर कोई चोरी करता है तो गलत है। समाज ने कानून बनाया है कि धोखा नहीं देना है, अब अगर कोई धोखा देता है तो अनैतिक है। यानी हम अभी तक हमने ये अपने इंटरनल मन से नहीं माना कि चोरी करनी सही है या गलत है। ये इंटरनल मान, वो तो आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य तो लास्ट स्टेज में आएंगे। पहली स्टेज में भौतिक परिणाम थे, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के मानकों को अपने अंदर धीरे धीरे अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी स्टेज जब आएगी पोस्ट कन्वेंशनल, तो उसमें हम अपने खुद के मूल्य बना लेंगे। तो सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, इसमें नैतिकता का आधार क्या है? नैतिकता का आधार इस चौथी अवस्था के अंदर समाज के नियम, कानून, धारणाएं, ये नैतिकता का आधार होंगे। समाज के कानून, धारणाएं, मान्यताएं, ये समाज के कानून, धारणाएं, मान्यताएं, ये नैतिकता का क्या होगा? आधार होगा। और यहां पर अपने को ध्यान रखना है, समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान करें। समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान करें। समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान। समाज ने जो नियम बना लिए कि चोरी नहीं करनी है, तो हमें सम्मान करना है। हमारा खुद का क्या मानना है वो अलग चीज है, लेकिन समाज ने चूंकि नियम बना लिया चोरी नहीं करनी है, मतलब हमें नहीं करनी है। समाज ने जो नियम बना लिया वो हमारे लिए नैतिक है, और समाज का जो नियम नहीं है वो हमारे लिए अनैतिक है। समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान करें। अगर आप हिंज की डिलीमा को देखोगे तो हिंज ने चोरी की। अब इस अवस्था के अंदर जो बच्चा होगा और वो जब तर्क करेगा, जो हिंज की चोरी का समर्थन करेगा, वो क्या तर्क दे सकता है? वो तर्क ये दे सकता है कि समाज किसी की जान बचाने की बात का समर्थन करता है, और हिंज ने वही किया, किसी की जान बचाई। लेकिन हिंज की डिलीमा के अंदर, हिंज की चोरी के विपक्ष में जो बच्चे तर्क देंगे वो क्या कहेंगे कि समाज का कानून क्या, चोरी मत करो, हिंज ने चोरी की इसलिए गलत है। देश का कानून है कि चोरी मत करो, चोरी की इसलिए गलत है। और जो हिंज की चोरी के पक्ष में तर्क देगा इस अवस्था का बच्चा, वो कहेगा कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाई, और जान बचाना, समाज तो हमेशा यही कहता कि जान बचाओ। तो समाज के बनाए हुए नियमों के आधार मान लेते हैं, समाज के बनाए हुए नियमों का सम्मान कर लेते हैं, और समाज के बनाए हुए कानून, धारणाएं और मान्यताएं ही नैतिकता का आधार होता है। यह चौथी अवस्था है जिसको हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। लेकिन तीसरी स्टेज विद्यार्थियों में आना चाहूंगा, और तीसरी स्टेज आपको ध्यान हो, पहली स्टेज में 2 अवस्थाएं थी, दूसरी स्टेज में 2 अवस्थाएं है, और तीसरी स्टेज में फिर 2 अवस्थाएं है। इसको मैं कहूंगा पश्च परंपरागत। ध्यान देना, पश्च परंपरागत कह दीजिए, पश्च रूढ़िगत कह दीजिए, पश्च परंपरागत कह दो,
पश्च रूढ़िगत कह दो, और या फिर इसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर इसको हम कह दो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब ये स्टेज विशेष रूप से उन्होंने ये माना कि ये अवस्था 13 साल के बाद के ग्रुप के लिए होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में ये अवस्था आए ही आए। और सर्वोच्च नैतिकता का स्तर तो आपको ध्यान हो 25% से भी कम लोगों में आ पाता है। ये बात महोदय कहलबर्ग जी जो है वो कहते हैं। अब जब मैं लास्ट स्टेज की बात करता हूं तो इस लास्ट स्टेज को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 5वीं और 6ठी अवस्था, 2 अवस्थाओं में बांटेंगे। 5वीं अवस्था क्या है? 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंध की अवस्था। ध्यान देना, ये अवस्था जो होती है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्यों का स्तर है। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य मतलब समाज के नियम वगैरह तो है, लेकिन हमने भी मान लिया समाज के नियम की ये समाज के नियम सही है, हमने खुद ने भी मान लिया, तो आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्यों की बात है। और यहां पर स्वयं के धारणाएं, समाज के नियमों को कई बार चुनौती देकर हम खुद के नियम, खुद की धारणाएं अपने स्व विवेक के आधार पर भी बना सकते हैं। यह अवस्था होती है पश्च परंपरागत स्टेज की मूलभूत विशेषता ये है। अब इस स्टेज में क्या होगा? इस स्टेज में सबसे पहले 5वीं अवस्था आती है, जिसको मैं कह रहा हूं सामाजिक अनुबंध की अवस्था, जिसको मैं कह रहा हूं सामाजिक अनुबंध की अवस्था। सामाजिक अनुबंध की अवस्था कह दूं, और सामाजिक अनुबंध की अवस्था और जो 6ठी स्टेज आएगी उसको मैं कहूंगा सार्वभौम नैतिकता की अवस्था। ध्यान देना, 6ठी जो स्टेज आएगी उसको मैं कहूंगा सार्वभौम नैतिकता का काल, सार्वभौम नैतिकता। ये 5वीं और 6ठी अवस्था अपने को ध्यान रखनी है। अब 5वीं अवस्था सामाजिक अनुबंध है, इसमें क्या है? इसमें यह है कि हम उन नियमों का आदर करते हैं जो सामाजिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से मान्य हो और जो देश की बहुसंख्यक आबादी के भले के लिए बने हुए हो। हम इस अवस्था में यह भी मान लेते हैं कि समाज के बनाए हुए कानून ये हमेशा स्थिर नहीं होते, ये परिवर्तनीय हैं। जब जब समाज को जरूरत पड़ेगी इन कानूनों को बदलना भी पड़ता है। जैसे 3 तलाक का नियम, एक समय के अंदर 3 तलाक का नियम बड़ा लोकप्रिय रहा, लेकिन समय के साथ ये आवश्यकता भारत सरकार को लगी कि 3 तलाक के कानून को सीमित करना चाहिए। मतलब कुछ स्टेज में जो तलाक वर्बल कह के और जो तलाक होता है उस तलाक को बैन करना चाहिए। तो हमने समय के साथ ये माना कि उस कानून को हमने बदल दिया। तो कहने का मतलब समय के साथ हम कानूनों को बदल भी सकते हैं, कानून परिवर्तनीय होते हैं, कानून समाज के लिए होते हैं, समाज कानून के लिए नहीं होता। यह बात जब जिस स्थिति में आती है सामाजिक अनुबंध, मतलब समाज के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट है, समाज के बनाए हुए कानून। ध्यान देना, इस अवस्था में हम क्या करते हैं, उन नियमों का आदर करेंगे, उन नियमों का आदर करेंगे। देखो समाज का नियम तो है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं कर सकते, तो फिर हम मानेंगे कि यह कानून बदला जाना चाहिए। तो उन नियमों का आदर जो समाज के कल्याण के लिए है, उन नियमों का आदर जो समाज के कल्याण के लिए है, जो प्रजातांत्रिक रूप से भी मान्य, समाज के कल्याण, उन नियमों का आदर जो समाज के कल्याण के लिए हो, जो सामाजिक और प्रजातांत्रिक रूप से मान्य हो, जो सामाजिक और प्रजातांत्रिक रूप से मान्य हो, लोकतंत्र के कानूनों के अनुकूल हो, जो बहुसंख्यक आबादी का भला कर सके, यानी बहुसंख्यक के कल्याण से जुड़े हो, बहुसंख्यक जनसंख्या, या फिर इसको मैं कह सकता हूं बहुसंख्यक मतलब देश के बहुत सारी आबादी के जन कल्याण से जुड़े हुए नियम हो। हम ऐसे कानूनों का, जन कल्याण से जुड़े नियम हो, ऐसे नियमों का हम क्या करेंगे, आदर करेंगे। और क्यों? क्योंकि ऐसे नियमों को हम खुद अपने अंदर अंगीकार कर लेते हैं, हम खुद अंगीकार कर लेते हैं कि ये सबके भले के लिए है। तो ऐसी स्थिति में, और आपको एक चीज बता दूं, इस अवस्था में आते आते हम ये भी मानने लग जाते हैं कि समाज हित में कानून परिवर्तनीय है, क्योंकि समाज की जैसी परिस्थितियां होती है हमें कानूनों को बदलना भी पड़ता है। ये भाव भी इस स्टेज में आकर हमारे अंदर आ जाता है कि समाज के हित के अंदर कानूनों को बदलना भी चाहिए।
समाज के हित में समय के साथ कानून परिवर्तनीय है, कानून स्थिर नहीं है। ये बात भी हमारे अंदर आ जाती है, यह चीज भी हमारे अंदर आ जाती है कि समाज के हित में कानूनों को समय पड़ने पर बदला जाए तो ये भी कोई गलत नहीं है। तो कुल मिला के सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या है कि इस अवस्था के अंदर हम ऐसे नियमों का आदर करते हैं जो समाज के कल्याण के लिए है, जो बहुसंख्यक आबादी का भला करते हैं, जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य है और जो समाज के हित के लिए हो, जिससे देश की बड़ी आबादी का भला होता हो। अब 3 तलाक का कानून, पहले 3 तलाक होता था शरीयत के कानून से, लेकिन सरकार को लगा कि ये बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं कर रही है, बुरा हो रहा है, तो इसके लिए संसद में कानून लाया जाए। मतलब समय के साथ रूढ़िवादिता नहीं रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे सती प्रथा की बात करो। सती प्रथा समाज के अंदर प्रचलित एक प्रथा थी। बहुत पहले तक सती प्रथा को समाज के लोग, बड़े बड़े लोग भी जोशो खरोश के साथ सतियों का महिमा मंडन करते थे। लेकिन समय के साथ हमारी सरकारों को और हमारे समाज के सुधारकों को यह लगा कि सती प्रथा से तो जो राजपूत समाज में विशेष रूप से प्रचलित थी, इससे महिलाओं का जब नुकसान हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे तो बुरा हो रहा है। तो हमने समय के साथ कानून को बदला कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। आज से 50 साल पहले सती प्रथा के पक्ष में लाखों करोड़ों लोगों के विचार थे, आज लाखों करोड़ों लोग सती प्रथा के विरोध में अपने विचार रखते हैं। मतलब इस अवस्था में आकर हम ये मानते हैं कि वो नियम जो बहुसंख्यक आबादी का भला कर सकते हो, उसको हम अपने अंदर क्या करते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं। समाज के हित में कानून परिवर्तनीय है, उन नियमों का आदर करते हैं जो सामाजिक और प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होते। लेकिन सार्वभौम नैतिकता में क्या है, यहां पर नैतिकता का निर्णय विवेक के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे करते हैं। नैतिकता का आधार क्या है, विवेक। नैतिकता का आधार सबसे लास्ट स्टेज में विवेक है। अब समाज का बनाया हुआ कानून तो मुझे किसी कार्य की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा इंटरनल मन है कि मुझे यह करना चाहिए। अब देखो, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हिंस कहता है कि भाई हिंस के मामले में उसकी चोरी का अगर मैं समर्थन करूं इस स्टेज में आकर, तो उसका यह विवेक कहता है कि मैं खुद भले ही जेल चला जाऊं, भले ही खुद फांसी चला जाऊं, लेकिन मेरी कुर्बानी से मेरी पत्नी बच सकती है, तो मुझे अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ मैंने शादी की है, उसको मैंने साथ जीने मरने का वचन दिया है, उसके लिए मैं अपना कुर्बानी दे दूंगा। उसका विवेक अलाउ कर रहा है। और मान लो विरोध में कहने वाले कह सकते कि उसका विवेक कैसे अलाउ करेगा, खुद की पत्नी को बचाने के लिए क्या वो चोरी कर लेगा? मतलब बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं नैतिकता की बात, अध्यात्म की बात। तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग सार्वभौमिक नैतिकता, आपको जानकारी हो, विवेक हमारी नैतिकता का यहां पर आधार होता है। इसमें सार्वभौमिक नियमों के आधार पे, सार्वभौमिक नियम जो पूरी प्रकृति के ऊपर जिस प्रकार की धारणाएं हम अपने विवेक के आधार पर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूंगा कि मान लो समाज का कोई बना हुआ नियम है, लेकिन मुझे लगता है किसी परिस्थिति पर कि यह नियम किसी व्यक्ति की जान पर आ रही है, तो मैं उस नियम की वैधता को भी चुनौती दे दूंगा। क्योंकि आपको जानकारी हो, सार्वभौमिक जो नियम बने हुए उन नियमों को आधार जरूर मानूंगा। अब देखो, सार्वभौमिक नियम कैसे, जैसे सरकार ने तो नियम बनाया चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकृति का नियम है कि लोगों की जान बचाओ, प्रकृति प्रदत्त नियम है। तो प्रकृति प्रदत्त नियम के आधार पर मैं खुद के नियम बना रहा हूं। आपको ध्यान हो, सरकार के नियम और समाज के नियमों से भी ज्यादा महत्व सार्वभौमिक नियम रखता है, और उसके आधार पर मैं स्वयं के नियम बना रहा हूं। आपको जानकारी हो तो सार्वभौमिक नियमों के आधार पर, सार्वभौमिक नियम जो मानवता के नियम हैं, उन नियमों के आधार पर स्वयं के नियम बनाना, स्वयं के नियम बनाना, सार्वभौमिक नियमों के आधार पर स्वयं के नियमों का निर्माण करना। और आपको जानकारी हो, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक नियमों की वैधता को भी एक व्यक्ति चुनौती दे सकता है। सामाजिक नियमों की वैधता को चुनौती, जैसे समाज ने नियम बना लिया कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, मगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरी के लोग अपने विवेक के आधार पे, क्यों? क्योंकि उन्हें सरकार के नियम और समाज के नियम और समाज के लोगों की सोच का फर्क नहीं पड़ता था। सार्वभौमिक नियम क्या है कि महिला के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और आज
देश के अंदर विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में कानून बने हुए हैं। आपको ध्यान हो, पुरुष प्रधान समाज कहता था महिला घर में रहने वाली वस्तु है, लेकिन समाज में ऐसे सुधारक खड़े हुए जिन्होंने कहा कि भगवान ने जब पुरुष और महिला पैदा किया तो हम भेद क्यों करें। जाति भेद के बारे में भी कह सकते हैं कि जातियों का भेद समाज में प्रचलित रहा, लेकिन हमने सार्वभौमिक नियम है कि जब हम सबका, हर जाति में पैदा हुए व्यक्ति के खून का रंग लाल है, बराबर है, तो फिर आपस में हम भेद क्यों करें। कहने का मतलब इस स्थिति में आकर हम एक सर्वोच्च नैतिकता पर आ जाते हैं, जहां पर हम सामाजिक नियमों की वैधता को भी चुनौती देने का प्रयास करते हैं। समाज में क्या मान्यताएं चल रही है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज के नियम और समाज की मान्यताओं से भी बड़े प्रकृति के नियम होते हैं, सार्वभौमिक नियम होते हैं। सामाजिक नियमों की वैधता को भी चुनौती देने का प्रयास इस अवस्था के अंदर हम कर सकते हैं। आपको जानकारी हो, महोदय कोहलबर्ग ने अपनी जो सिद्धांत दिया, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोहलबर्ग महोदय ने अपने सिद्धांत के अंदर 3 स्तर, और प्रत्येक स्तर के अंदर कितनी अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, और कुल मिलाकर कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंदर टोटल कितनी अवस्थाएं हुई, 6 अवस्थाएं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में 6 अवस्थाएं, स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अवस्थाएं 6: दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का, सुशील लड़की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, और सार्वभौम नैतिकता या विवेक की अवस्था। ये जो स्तर होता है ये नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है। ध्यान देना, जो सार्वभौम नैतिकता का स्तर है ये नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है, और दुनिया के अंदर 25% लोग भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको सार्वभौमिक नियमों के आधार पर, विवेक के आधार पर खुद के नियम बनाने होते हैं, और समाज के नियमों की वैधता को भी चुनौती देनी होती है, जिसमें समाज के उन नियमों को आप अपने अंदर मान लेंगे जो जन कल्याण के लिए है, उन नियमों को चुनौती भी दे देंगे जो जन कल्याण के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये सर्वोच्च नैतिकता का स्तर होता है, और बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते। लेकिन कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत एक तो लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त क्यों था? क्योंकि हिंज जैसी बहुत सारी डिलीमाओं को उन्होंने जिन बच्चों के सामने रखा वो बच्चे ज्यादातर पुरुष थे, मेल थे। इसका मतलब कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्थाएं तो आई, लेकिन क्या महिलाओं और पुरुषों में नैतिकता की सर्वोच्च समान स्थितियां रहती है? उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो पुरुषों के सामने रिसर्च किया, पुरुषों के सामने या पुरुषों की नैतिक तर्कणा को टटोलने का प्रयास किया। महिलाओं की नैतिक तर्कणा को टटोलने का प्रयास जब नहीं किया तो वो कैसे कह सकते कि पुरुष और महिलाओं में नैतिक तर्कणा एक जैसी होती है? यानी पुरुषों के सामने ही उन्होंने सवाल किया, यानी उन्होंने एक तरीके से जेंडर बायस होकर इस सिद्धांत को निकाला। पुरुषों और महिलाओं को दोनों की नैतिक तर्कणा को टटोलने का प्रयास करना चाहिए था। और आपको ध्यान हो, दूसरा उनकी आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्होंने देखभाल, चिंता, केयर, इसको नैतिक तर्कणा में कहीं जगह ही नहीं दी। जैसे एक मां अपने बच्चे की चिंता करती है, तो मां अपने बच्चे की चिंता करती है ना, तो मां के लिए हर वो कार्य नैतिक है जो उसके बच्चे की देखभाल करने में उसकी मदद करे। हर वो कार्य नैतिक है जो बच्चे की देखभाल करने में मदद करे। आज हम किसी के बारे में सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी केयर होती है। तो केयर और देखभाल जैसी चीजों को कोहलबर्ग ने एक तरीके से इग्नोर ही कर दिया। और आपको ध्यान हो, इस लिंग पूर्वाग्रह और देखभाल जैसी जो आलोचनाएं थी, इसको मैडम कैरोल गिल्लिगन ने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया। मैडम कैरोल गिल्लिगन जो थी ना, इसने विशेष रूप से महिलाओं की नैतिकता, जो कोहलबर्ग के सिद्धांत में हमें नहीं दिखा, तो महिलाओं की नैतिकता के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा करी। और मैडम कैरोल गिल्लिगन ने महिलाओं की नैतिकता की बात की, तो कैरोल गिल्लिगन ये कहती है कि महिलाओं में जो केयर पर्सपेक्टिव होता है ना, देखभाल का संदर्भ, वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। जैसे एक महिला, आपको ध्यान हो, वो अपने सारे काम छोड़कर भी उसको अपने छोटे बच्चे की टेंशन रहती है, बच्चे की चिंता रहती है, क्योंकि बच्चे की केयर में ही उसको नैतिकता दिखाई देती है। बच्चे की केयर में ही उसको नैतिकता दिखाई देती है।
और ये केयर पर्सपेक्टिव पुरुषों में नहीं हो सकता। तो केयर पर्सपेक्टिव, चूंकि कैरोल कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने रिसर्च केवल पुरुषों पे किया, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर बायस थे। और जेंडर बायस की इस कमी को दूर करते हुए कैरोल गिलिगन ने महिलाओं की नैतिकता के बारे में थ्योरी दी, और उन्होंने देखभाल और चिंता के केयर पर्सपेक्टिव की थ्योरी को भी अपने सिद्धांत में शामिल करने का प्रयास जो है वो कर लिया। मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। कैरोल गिलिगन की बात अगर मैं करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कैरोल गिलिगन पर और जीन पियाजे पर, इन दोनों पर भी थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। आपको ध्यान हो, ये मैडम कैरोल गिलिगन है। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये चेहरा मैडम कैरोल गिलिगन का है। और आपको जानकारी हो, मैडम कैरोल गिलिगन जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, और मैडम कैरोल गिलिगन जिन्होंने, मैडम कैरोल गिलिगन जो कोहलबर्ग की पश्चवर्ती थी, और कोहलबर्ग का जो एक तरीके से वो जेंडर बायस रहे, उस कमी को दूर करने का प्रयास मैडम कैरोल गिलिगन ने किया। मैडम कैरोल गिलिगन जिन्होंने, आपको जानकारी हो, मैं जीन पियाजे की अवस्थाओं की भी चर्चा कर लूंगा। नैतिक विकास में सबसे ज्यादा सवाल जो आता है वो कोहलबर्ग महोदय का आता है, लेकिन कैरोल गिलिगन जो अमेरिका की बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुई, और विशेष रूप से महिलाओं के नैतिक विकास पर, और उसमें भी उन्होंने केयर पर्सपेक्टिव, जो कोहलबर्ग ने जिसकी उपेक्षा की थी, देखभाल का संदर्भ, चिंता का संदर्भ, उसको शामिल करते हुए अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1982 के अंदर इनकी एक पुस्तक थी, इन अ डिफरेंट वॉइस, इन अ डिफरेंट वॉइस, ध्यान देना, इन अ डिफरेंट वॉइस, 1982 में अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस के अंदर, और बाद में 2002 के अंदर उनकी एक बहुत मशहूर पुस्तक आई जिसका नाम था द बर्थ ऑफ प्लेजर, अ न्यू मैप ऑफ लव, द बर्थ ऑफ प्लेजर, ध्यान देना, द बर्थ ऑफ प्लेजर, अ न्यू मैप ऑफ लव। ये दोनों, वैसे तो और भी कैरोल गिलिगन की किताबें हैं, लेकिन ये दो मशहूर किताबें हैं जिनमें उन्होंने साइकोलॉजी की थ्योरीज और स्पेशली विमेन मोरल डेवलपमेंट, महिलाओं का नैतिक विकास, उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा इन्होंने करी। और इन्होंने एक तरीके से जो कोहलबर्ग जेंडर बायस होकर पुरुषों पर रिसर्च की और महिलाओं की नैतिक तर्कणा को उपेक्षित किया, इन्होंने महिलाओं की नैतिक तर्कणा को बताने का भी प्रयास किया। बहुत ज्यादा जितना कोहलबर्ग को डिटेल से पढ़ा, उतना कैरोल गिलिगन को पढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक बात मैं कैरोल गिलिगन के बारे में भी बताना चाह रहा हूं यहां पे। मैडम कैरोल गिलिगन जब नैतिक विकास की बात करती है तो केयर पर्सपेक्टिव, देखभाल का संदर्भ इनके सिद्धांत में विशेष रूप से होता है, और विमेन मोरल डेवलपमेंट की बात भी इनके सिद्धांत में खास तौर से दिखाई देती है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, एक पूर्व पारंपरिक अवस्था, एक पारंपरिक अवस्था। आपको ध्यान हो, इनकी अवस्थाओं के अंदर अगर हम कहेंगे तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और पोस्ट कन्वेंशनल, पश्च परंपरागत या फिर प्रसव परंपरागत अवस्था। ध्यान दें, पश्च परंपरागत अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था यहां पर दिमाग के अंदर रखनी। तो यहां पर जब कैरोल गिलिगन की थ्योरी को अपन पढ़ेंगे तो पूर्व पारंपरिक चरण के अंदर उन्होंने क्या कहा, पूर्व पारंपरिक चरण के अंदर उन्होंने ये कहा, देखो अवस्था में उम्र फिक्स नहीं है, ये तो कोहलबर्ग में भी था कि एज फिक्स नहीं है, लेकिन एक अवस्था को पार करके दूसरी अवस्था पर आते। पूर्व पारंपरिक में ये कहा कि व्यक्ति, व्यक्ति मतलब बच्चा, शुरुआत में ये स्टेज होती है तो हम बच्चा भी कह सकते हैं। शुरुआत के अंदर एक बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। ये तो आप सबको पता है कि शुरुआत में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। आमतौर पे 3 या 4 से लेकर 6-7 साल तक बच्चा आत्म केंद्रित ही होता है। और जो बच्चा आत्म केंद्रित होगा वो खुद की आवश्यकताओं को ही ज्यादा महत्व देगा।
इसका मतलब खुद की जो आवश्यकता है, खुद की आवश्यकता वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण है। खुद की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे चॉकलेट चाहिए तो मुझे चॉकलेट दिला दो पहले, पछे हुए ना भाई ना दे रहा हो, भले मत दे रहा हो, मना दे रहा हो रुपए। तो खुद की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण, दूसरे की आवश्यकता मेरी पूरी हो जाए फिर उसकी भले ही पूरी आवश्यकता करो, दूसरे की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण। खुद की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण, दूसरे की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण। यह बात कैरोल गिल्लिगन ने अपनी इस अवस्था में कही, यानी सेल्फ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल, विशेष रूप से उनकी थ्योरी में यह चर्चा यहां पर चलती है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद की आवश्यकता पूरी हो, खुद की रुचि हो। सर्वाइवल मतलब दूसरा जो बच्चा है उसके साथ भी सर्वाइव कर लेते हैं कि भाई हुए नो पछे पेल मनो, पेल मारी आवश्यकता पूरी है, पछे हुई आवश्यकता पूरी है। यह चीज होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंदर कैरोल गिल्लिगन की थ्योरी में। पारंपरिक अवस्था जो होगी उसमें क्या होता है, उसमें पहले तो खुद की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण थी, अब इस अवस्था में दूसरों की आवश्यकताओं को पहचानते और दूसरों की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, मतलब निस्वार्थ भाव। ये पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे हम खुद की आवश्यकताओं को छोड़कर दूसरों की आवश्यकता को महत्व देने लगते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको लगता है अच्छा मेरे पास एक टॉफी है, चलो आओ, हूं नहीं खाऊं तो कहीं कौन थू खा रही। तो कहने का मतलब धीरे धीरे ये भाव आता है, दूसरों की आवश्यकता को महत्व देना। और दूसरों की आवश्यकता को जब आप महत्व दोगे, इसका मतलब आपके अंदर एक केयर पर्सपेक्टिव आया, देखभाल का संदर्भ आया। और ये जो देखभाल का संदर्भ है ये महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। महिलाएं, आपको ध्यान हो, एक औरत होती है ना, मान लो एक रोटी बनी हुई है तो पति को दे देगी कि आओ थे रोटी खाओ रही, तो पति कहता है अरे रोटी बीजी बना रही नहीं, लेकिन औरत सोचती है यार दूसरी रोटी बना के क्या करूंगी, एक रोटी और इनको आधी रोटी खानी, एक भी यही खा ले, ठीक है। मतलब औरत खुद भूखी रह जाती है, पति को रोटी मिल जाए, बच्चों को रोटी मिल जाए। और मान लो घर में 4-5 रोटी है, उसको लगता है कि पूरी होगी कि नहीं होगी। एक तो वो ये भी कर सकती है ना, पहले 3 रोटी हूं तो खाऊं रे, ला रे बे रे, एक छोरो खा ला, एक धनी खा ला रो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती औरत पहले पति को और बच्चे को जीमा देगी, फिर बची तो आधा एक रोटी में खा लूंगी और नहीं तो ठंडा भोजन जो है वो भी कर लूंगी। तो कहने का मतलब दूसरों की आवश्यकताओं को पहचानना, देखभाल का विशेष संदर्भ, यहां पर सहयोग का भाव, पारस्परिक सहयोग का भाव, ये ज्यादातर इस अवस्था के अंदर देखने को मिलता है। और यहां एक तरीके से बच्चा निस्वार्थ भाव से दूसरों की देखभाल में दिलचस्पी लेता है। दूसरों का मतलब देखभाल के आधार पर नैतिकता। एक आदमी पहले आपरी आवश्यकता पूरी करें, बीजेरी नहीं करें तो बीजों के नैतिकता नामरी चीज आई को नहीं की। आज घरे 3 रोटे है, एक लुगाई के 3 रे 3 हूं खाऊं रे, बचे तो थे खाया, तो अपे की के नैतिकता नामरी चीज आई को नहीं की। पर औरत ये नहीं करती, औरत के लिए नैतिकता क्या है, मैं भूखी रह जाऊंगी, पहले बच्चे और पति खा ले, जरूरत हुई तो बड़े बनाऊं लारी। मान लो बड़े बनाना हूं, जैसे आटो ही है को नहीं है तो मैं आटो लाऊं ला, देर वेलारी, पति टाबर भूखा रहे तो आओ थे खाओ रही, हूं पछे खाई ला रही, मतलब ये बलिदान का भाव है। और तीसरा जो पश्च पारंपरिक या प्रसव पारंपरिक का स्टेज है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए औचित्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी हम वो आपको जानकारी हो जिसके अंदर क्या होता है कि वैसी क्रियाएं करते हैं जो दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे अपने लोगों पर, इसको मैं यहां पर एक चीज और कह सकता हूं, तीसरी स्टेज में कंट्रोल एंड केयर का भाव आता है। जैसे एक औरत होती है, पति की केयर बहुत करती है लेकिन पति पर कंट्रोल भी करती है। रात को जैसे दही पीना है, अरे दही कौन पीना, मतलब एक कंट्रोल का भाव भी है, लेकिन दही क्यों नहीं पीना, गैस वेलारी। रात के समय केला कहो नहीं, केलों को नहीं खाओला, अब केलों को नहीं खाओला मतलब कंट्रोल का भाव भी है, लेकिन केला क्यों नहीं खाना है, क्योंकि पेट दर्द हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एंड केयर, ये भाव फीमेल, देखो इसीलिए मैंने कहा ये सारे गुण क्या महिलाओं से जुड़े हैं। तो महिलाओं की नैतिकता के बारे में, तो यहां आवश्यकता और क्रियाओं का औचित्य सिद्ध हो रहा है। आवश्यकताओं व क्रियाओं का औचित्य सिद्ध किया जा रहा है। ध्यान दे, उनका कोई ना कोई अगर कंट्रोल भी हो रहा है ना, तो उसका कोई ना कोई औचित्य होता है।
आवश्यकता और क्रियाओं का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और ऐसी क्रियाएं की जाती है जो दूसरे को प्रभावित करे, ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शन जो दूसरों को प्रभावित करे। आपको ध्यान हो तो कुल मिलाकर केयर पर्सपेक्टिव, इसमें आपने देखा, मैं अगर केयर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताऊं, पहले मैं किसी की केयर नहीं थी, बस खुद की केयर है, खुद की केयर है, दूसरे से सरवाइव करके भी खुद की जरूरत पूरी करूंगा। दूसरे के अंदर, दूसरी अवस्था के अंदर मैं दूसरे की केयर करूंगा, दूसरे की आवश्यकताओं को पहचानूंगा, दूसरे की आवश्यकताओं को महत्व दूंगा, दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, और तीसरे मैं दूसरे पर कंट्रोल भी करूंगा और फिर केयर करूंगा। यह अवस्था प्रसव या पश्चात पारंपरिक स्टेज के अंदर आती है। ये जो थ्योरी आपको ध्यान हो, कोहलबर्ग की आलोचना के अंदर ये थ्योरी दी थी मैडम कैरोल गिल्लिगन ने। लेकिन मैडम कैरोल गिल्लिगन के बाद मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी पर भी लाऊंगा। वैसे जीन पियाजे का नाम तो आप संज्ञानात्मक विकास में तो सुनते ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर भी सुन लो। देखो, जीन पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत पर आ रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो भी धीरे धीरे लंबा बन रहा है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बताए कितने मिनट का हो गया? हाँ? अच्छा, तो पूरा कर ही देते हैं। आपको जानकारी हो, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, देखो होता क्या है, परीक्षा के अंदर घोड़े पढ़ के जाते और हाथी आ जाता है। कोहलबर्ग सब पढ़ के जाते और कभी कभी पियाजे पूछ ले। तो ध्यान होना चाहिए कि जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत बेसिकली क्या है। ज्यादा इसको भी रटना नहीं है, क्योंकि मैंने कोहलबर्ग तो बहुत डिटेल से करवाया है। जीन पियाजे, आपको ध्यान हो 1932 के अंदर एक किताब आई थी, ये कोहलबर्ग के पूर्ववर्ती है। कैरोल गिल्लिगन कोहलबर्ग की पश्चवर्ती है। इनकी किताब है 1932 के अंदर आई थी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। 1932 के अंदर एक किताब आई थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, नैतिक विकास का यह सिद्धांत जीन पियाजे ने अपनी इस किताब के अंदर दिया। और नैतिक विकास के सिद्धांत में देखो, बहुत डिटेल से आप जाओगे तो फिर परायत्त, स्वायत्त, बहुत सारी अवस्थाएं, और वो रट्टा मारने में बहुत सारी दिक्कत होगी। लेकिन मैं बेसिक रूप से आपको ये सिद्धांत समझा देता हूं। 4 प्रकार की अवस्थाएं जिक्र कर रहा हूं पियाजे के नैतिक विकास में। सबसे पहले अनोमी या अनियमितता की अवस्था, जन्म से लेके 5 साल, 0 से 5 अनोमी या अनियमित। दूसरा है विषम जातीय अधिकार, हेट्रोनॉमी की स्टेज, विषम जातीय अधिकार, विषम जातीय अधिकार की स्टेज, ये हेट्रोनॉमी स्टेज है 5 से 8 साल। तीसरी अवस्था है विषम जातीय, ये विषम जातीय अधिकार और विषम जातीय परस्परता, विषम जातीय परस्परता, विषम जातीय परस्परता, ये विषम जातीय अधिकार है, ये विषम जातीय परस्परता है। ये है आपके 8 या 9 से लेके और 13 साल। और 13 साल के बाद में एक अवस्था आएगी जिसको हम कहते हैं स्वशासित अवस्था, स्वशासित, स्वशासित 13 साल के बाद। देखो अब क्या होता है, कुल मिला के दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। पहली स्टेज अनोमी है। अनोमी में भाव यह है कि बालक न नैतिक है न अनैतिक है। अब आपको पता ही है शेषावस्था में बालक में नैतिकता, क्योंकि शेषावस्था में बच्चा तो अबोध है। बालक न नैतिक न अनैतिक, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा था बच्चा न सामाजिक न असामाजिक, वैसे ही हम यहां कह रहे हैं कि बच्चा न नैतिक है न अनैतिक है। यहां पर खुशी और दुख बच्चे के व्यवहार का नियंत्रण कर रहे हैं। बच्चा ऐसा व्यवहार करेगा जिससे उसको खुशी मिले और ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे वो दुखी हो। तो खुशी और दुख ही बच्चे के व्यवहार का क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। खुशी और दुख ही बच्चे के व्यवहार का क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। आपको ध्यान हो,
यहाँ ये अवस्था ऐसी होती है जब समाज के नियमों का कोई महत्व नहीं, नियमों का महत्व तो है ही नहीं। ये ऐसी अवस्था है जहां समाज, माँ बाप ने अगर कोई नियम बता दिया कि चोरी नहीं करनी है, कोई महत्व नहीं, मुझे खुशी मिल रही है करूंगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति होती है आपको पता ही है, इदम की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो नियमों का कोई महत्व इस स्टेज के अंदर, अनोमी की स्टेज में नहीं होता। ये आपको ध्यान हो, ये अवस्था है पहली, अनोमी या अनियमित की अवस्था। जन्म से 5 साल बालक न नैतिक न अनैतिक है। खुशी और दुख, बच्चे को जिस कार्य से खुशी मिले वही नैतिक है और जिस कार्य से दुख मिले वो अनैतिक है। ये यहां पर नियम का कोई महत्व नहीं है। दूसरा है विषम जातीय अधिकार की अवस्था, हेट्रोनॉमी। यहां व्यवहार का नियंत्रण कौन करेगा? पुरस्कार और दंड। यहां पर बच्चे की खुशी और दुख, यहां पुरस्कार और दंड व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। ध्यान देना, पुरस्कार और दंड, आपको ध्यान हो, यहां पुरस्कार और दंड से व्यवहार कंट्रोल्ड होता है। पुरस्कार और दंड के द्वारा ही व्यवहार का नियंत्रण होता है। और आपको जानकारी हो, यानी वही बात जो कॉलबर्ग की थ्योरी में कहते हैं ना, दूसरों के मानक, तो यहां पर प्रौढ़ों के दबाव में नैतिक विकास होता है। प्रौढ़ों के दबाव में क्यों? क्योंकि प्रौढ़ लोग, जो एडल्ट लोग चाहते कि बच्चा ये काम करे, उसके लिए पुरस्कार दे देते, और प्रौढ़ लोग चाहते कि बच्चा ये काम नहीं करे, उसके लिए बच्चे को डांट देते। तो प्रौढ़ों के दबाव में नैतिक विकास इस अवस्था में होता है। विषम जातीय अधिकार, दूसरों का अधिकार, आपको ध्यान हो, प्रौढ़ों के दबाव में नैतिक विकास। आप तो याद कर, यूं करो, अनोमी, अनोमी मतलब अनोमी, अनियमित मतलब बच्चे में यहां कोई नैतिकता, अनैतिकता है ही नहीं, बिल्कुल अनियमित है बच्चा, खुशी और दुख बस। विषम जातीय अधिकार, दूसरों का अधिकार, दूसरों का दबाव, वही उसके नैतिकता का मापदंड करेगा। दूसरा जो जैसे छोटा बच्चा है, घर वाले चाहते हैं कि बच्चा सत्य बोले तो सत्य बोलने पे इनाम दे रहे, झूठ ना बोले तो झूठ बोलने पे डांट रहे हैं। तो डांट, पुरस्कार, दंड, ये यहां पे नैतिकता का निर्धारण करेंगे। विषम जातीय परस्परता मतलब दूसरे लोगों के साथ में परस्पर सहयोग। तो यहां सहपाठी दोस्तों, आपको ध्यान हो, ये जो तीसरी स्टेज है, इस तीसरी स्टेज में क्या होगा? सहपाठी दोस्तों के सहयोग से व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। और यहां दोस्तों का सहयोग, सहपाठियों का सहयोग, उसके आधार पर हमारा व्यवहार कंट्रोल होता है। और यहां हम आक्रामक और हानिकारक कार्यों से बचना चाहते हैं, मतलब ऐसे कार्य जिससे हमें नुकसान हो। जैसे उदाहरण के तौर पे परीक्षा दे रहा हूं, परीक्षा के अंदर नकल का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि नकल नहीं की तो फेल हो जाऊंगा, तो मैं नकल कर लूंगा क्योंकि दोस्त सहयोग कर रहे हैं ना, और दोस्तों के सहयोग से थोड़ा पास हो जाऊंगा और फेल होने से बच जाऊंगा। तो ये नैतिकता ही है, नैतिकता कहां की है? तो यहां विषम जातीय परस्परता है, मतलब सहपाठी दोस्तों, समूह इत्यादि के सहयोग से, इत्यादि के सहयोग से, आपको ध्यान हो, दोस्त का सहयोग करता है, इत्यादि के सहयोग से व्यवहार का नियंत्रण होता है। व्यवहार का नियंत्रण होता है और दोस्त का सहयोग कर लेगा, आक्रामक और हानिकारक कार्यों से बचना चाहेगा। परीक्षा में फेल होना ये हानिकारक कार्य, तो परीक्षा में फेल होना हानिकारक कार्य, तो दोस्त का सहयोग भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हूं अगर मदद करी ला तो पास वेला रो, ए मारे हारू नैतिक है, नकल करनो पाप है, नकल करनो अनैतिक है, वो पे विचार लावो ही कोनी। एक मास्टर वीरी उम्र तो घनी वीर हारू नकल करनो पाप है, क्योंकि वीरी उम्र तो घनी हुई, पर एक टाबर है 12-13 साल, वीर हारू तो नैतिकता की है, वीर हारू नैतिकता है कि अगर हूं ये मदद करो तो बावड़ो पास वेला रो, नैतिकता है। तो दूसरों के सहयोग से व्यवहार का नियंत्रण, आक्रामक और हानिकारक कार्यों से बचाव। हानिकारक कार्य, ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करेंगे जिससे क्या हो? नुकसान हो, से बचाव का प्रयास करेंगे। लेकिन चौथी स्टेज स्वशासित, इसमें क्या होगा कि मान लो दोस्त के यार फेल वाला पेपर आउट कराओ, लेकिन विचार आवे कि पेपर आउट करायो नहीं, जिंदगी भर खुद ना माफ नहीं करेगा, काले घर रीन परिवार की कितनी बेइज्जती वाला,
तो ये मतलब व्यक्ति अपने विवेक से व्यवहार का नियंत्रण करता है, व्यक्ति का खुद का विवेक। जैसे दोस्तों ने कह दिया कि अपे यो करो, अपने फिल्म में जानो पैया है को नहीं हैंग आप पर पापा रे जेब रे में 100 रुपया काढ़ी ले आओ, लेकिन एक छोरो है जिके विवेक के नहीं चोरी नहीं करूंगा, पिताजी ने ठा बड़ी तो जिंदगी भरानू पछे आंख मिलाने लायक को रियोला। तो व्यक्ति अपने विवेक से, देखो हमेशा लास्ट स्टेज में यही आना है कि विवेक, किसी भी अवस्था में देख लो लास्ट स्टेज में क्या आना है, विवेक। तो व्यक्ति अपने विवेक से व्यवहार का नियंत्रण करे, व्यवहार का नियंत्रण करे, यानी नैतिक तर्कना कौन निर्धारित करेगा, विवेक। तो जीन पियाजे की थ्योरी में कितनी स्टेज हो गई, 4। अनोमी या अनियमित स्टेज जन्म से 5 साल है, इसमें बालक न नैतिक न अनैतिक है, इदम की प्रवृत्ति होती है। इसमें बच्चे की खुशी और बच्चे का दुख की व्यवहार का नियंत्रण करता है, वो कार्य नैतिक है जो खुशी दे, वो कार्य अनैतिक है जो दुख दे, नियम का कोई महत्व यहां पर नहीं है। दूसरा है विषम जातीय अधिकार की अवस्था 5 से 8 साल। इसमें विषम जातीय अधिकार मतलब दूसरों का अधिकार, दूसरों का दबाव, और दूसरे दबाव किसके माध्यम से देते, पुरस्कार और दंड के माध्यम से। जो कार्य कराना चाहते उसके लिए पुरस्कार, जो कार्य नहीं कराना चाहते उसके लिए दंड। तो पुरस्कार और दंड के आधार पर ही हम अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं कि पुरस्कार मिला मतलब कार्य नैतिक है, दंड मिला मतलब कार्य अनैतिक है। और विषम जातीय परस्परता में सहपाठी, दोस्त, समूह इत्यादि के सहयोग से हम व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। आक्रामक और हानिकारक कार्यों से बचना चाहेंगे, जैसे फेल होना एक हानिकारक कार्य तो हम बचना चाहेंगे, उसके लिए भले ही नकल करनी पड़े। और स्वशासित अवस्था जिसमें भले ही नुकसान खुद का हो जाए लेकिन फिर भी विवेक संगत है कि नहीं है, विवेक ही हमारे नैतिक कार्यों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। देखो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन नैतिक विकास के अंदर कोहलबर्ग की थ्योरी, मैडम कैरोल गिल्लिगन की थ्योरी और जीन पियाजे की थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज मैंने अपने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा जो जोर आपको डालना है वो महोदय कोहलबर्ग की थ्योरी पर डालना है। और मुझे लगता है कि ये जो 3 चित्र आप देख रहे हैं, बीच में माननीय कोहलबर्ग जी है, इनके पूर्ववर्ती जियां पियाजे या जीन पियाजे है, और इनके पश्चवर्ती मैडम कैरोल गिल्लिगन है। विद्यार्थियों, इन तीनों ने नैतिक विकास के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, और आज इन तीनों के सिद्धांत अपने आप में मील का पत्थर है। कुल मिलाकर कोहलबर्ग का सिद्धांत तो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दुनिया में बड़ा लोकप्रिय हुआ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो अपन आगे कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा लोकप्रिय हुआ, हालांकि इस वीडियो में तो मैंने इनका नैतिक विकास बताया, पर इनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा लोकप्रिय हुआ और इनका नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे लोकप्रिय हुआ। और मैडम कैरोल गिल्लिगन, इन्होंने कोहलबर्ग की जो आलोचना थी कि एक तो कोहलबर्ग जेंडर बायस रहे, पुरुषों पर रिसर्च करी, देखभाल पर्सपेक्टिव, केयर पर्सपेक्टिव को उन्होंने उपेक्षित कर दिया, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास मैडम कैरोल गिल्लिगन ने किया। कुल मिला के उम्मीद करता हूं आज नैतिक विकास का ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। साइकोलॉजी कहीं पर भी पढ़े, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत तो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के उद्देश्य से आप साइकोलॉजी को पढ़े, निश्चित रूप से साइकोलॉजी में नैतिक विकास के सिद्धांत पर एकाध प्रश्न हर परीक्षा में आता ही आता है। पढ़ते रहिए और दुनिया में नैतिक बने रहिए, क्योंकि नैतिकता, अब देखो आप और हम जिस स्टेज पर है, हम एक सर्वोच्च नैतिकता के स्तर पर आने चाहिए। देश में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने विवेक के आधार पर हम नैतिकता का निर्णय कर लगे। हम दूसरों की भलाई कैसे कर सके, समाज का कल्याण कैसे कर सके, समाज के अंदर समाज के लोगों को एक अच्छी राह कैसे दिखा सके, अच्छे रास्ते पर कैसे चल सके, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में इज्जत बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन उस इज्जत को बनाना जितना मुश्किल है, उस इज्जत को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। इसलिए इज्जत को बनाना भी है और इज्जत को मेंटेन करके रखिए, प्रतिष्ठा को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वही प्रतिष्ठा, इस दुनिया में पैसा चाहे कितना ही कमा लो, लेकिन लोग अगर आपको नीतिवान मान ले, लोग आपको नैतिक मान ले, लोग आपको अच्छा मान ले, तो आप समझिए कि जिंदगी में कमाई हुई सबसे बड़ी पूंजी हमारी नैतिकता है, हमारी मॉरलिटी है। हम जन कल्याण के लिए, हम देश के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर पाए, यही भाव
हमारे हर विद्यार्थी में आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।